शुरू करें बेटा? चलो, सही है बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा देखें, अभी टॉपिक तो मेरा यही है कि एनेस्थीसिया फॉर द नॉन कार्डिक पेशेंट विद नॉन कार्डिक सर्जरी के लिए है। इट इज़ अ बिग टॉपिक, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ उसकी हेडिंग चेंज करी है, एनेस्थेटिक इम्प्लीकेशंस इन पेशेंट्स विद कार्डिक डिजीज़। अब इसके 3 पोर्शंस हैं, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, रियोमेटिक हार्ट डिजीज़ है और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है। मैंने डॉक्टर सफ़िया से पूछा था कि भाई मैं क्या करना है, तो वो उन्होंने कहा कि आप इस्केमिक कर देना, लेकिन एनी आई मेड ऑल 3। अगर इफ़ यू आर रेडी टू लिसन तो आई कैन कम, तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि फिर वो 100 स्लाइड्स हैं। और अगर इफ़ यू वांट टू गो, सिर्फ वो करना चाहते हैं तो फिर मैं वो कर दूं, जैसे आप लोग कहें, दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। तो मैं आई मेड माई लेक्चर विथ इन सिनारियोज, ठीक है ना। तो जब सब करने हैं तो फिर आई कैन गो विद द सीक्वेंस। अगर आपको सब करना है, if you just want to me to focus on ischemic heart disease, nothing, no, not to be worried, I will do for it. लेकिन आप चाहते हैं कि अगर तीनों, अगर you are ready to listen and sit here, तो फिर मैं कर दूँगी, कर दूँ फिर मैं, ओके चलें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप चीज़ों को जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, या मतलब दिस इज़ एन रिफ्रेशर कोर्स है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आप एवेल्यूएट करें कि हाउ द थिंग्स आर, ठीक है बेटा। तो 3 पोर्शंस हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ है, वैल्वुलर है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, ठीक है बेटा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़, अच्छा इसमें बहुत सारे लंबा टॉपिक है। मैंने वो चीज़ें ली हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ में आई विल बी टॉकिंग ऑन द साइनोटिक एंड द साइनोटिक डिजीज़, ठीक है। उसमें ASD आ गया, मोटी मोटी चीज़ें, VSD आ गया आपका, टेट्रोलॉजी आ गया, पैथोफिजियोलॉजी, एनेस्थेटिक कंसर्न्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वी विल डू इट। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सम डिफरेंट, बहुत सारे जो कॉमन चीज़ें आपको टकराती हैं ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस इन द उसमें। लेकिन ये वो चीज़ें हैं, अगर इनको अगर आप सही तरह से पढ़ लेंगे तो दैट यू विल कवर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं कंजेनिटल के, इसमें 2 तरह के पेशेंट्स यू कम अक्रॉस, ठीक है ना। एक तो वो पेशेंट्स होते हैं जो करेक्टिव सर्जरी हो गई, पैलेटिव सर्जरी हो गई एंड दे आर कमिंग फॉर अपेंडिक्स, करेक्टिव सर्जरी हो गई, पैलेटिव सर्जरी हो गई, कमिंग फॉर सम, अगर अडल्ट एज में पहुंच गया है तो ही और शी आर कमिंग फॉर एन C-सेक्शन के लिए आ रही है, इमरजेंसी ट्रॉमा के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन, अगर वो करेक्टिव सर्जरी हो गई है तो ही इज़ अ नॉर्मल, यू हैव टू एवेल्यूएट द थिंग्स, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यू हैव टू, सो इट इज़ मच बेटर टू गो थ्रू द फाइल्स इफ़ यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, डिस्कस विद द फिजिशियन। अगर करेक्ट नहीं हुई है देन योर बिजनेस स्टार्ट्स, ठीक है ना। यू हैव टू टेक मेजर्स, ठीक है ना, कि पेशेंट की जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं। अब तो इन चीज़ों को सामने रखकर what I'm going to talk about very simply, कोई लंबा चौड़ा कार्डिक एनेस्थेटिस नहीं बनाना, टाइप ऑफ ASDs, VSDs, सिंपल टेट्रोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड द एनेस्थेटिक कंसर्न, ठीक है बेटा। तो जो असाइनोट्रिक में क्या क्या आता है, ASD आ गया, VSD आ गया आपका, ठीक है ना। सॉरी, हाँ PDA भी आता है, लेकिन मैंने इसमें नहीं किया है, वी कैन डिस्कस, आप जो बोलेंगे हम कर लेंगे, लेकिन मैंने उसको फोकस इसलिए नहीं किया है कि वो छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन अगर आप ASD VSDs करेंगे, जो मोटी चीज़ है, आई विल ब्रीफ के भाई अगर PDA का बच्चा किसी प्रॉब्लम की वजह से है तो व्हाट फॉर द नॉन कार्डिक सर्जरी आप जो है किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है बेटा। फिर साइनोटिक में टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट आ गया, ठीक है। अब साइनोटिक में आपके पास क्या आया, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आया। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो कॉमनेस्ट जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो आपको टकराती है, जो लिटरेचर सजेस्ट करता है, दैट इज़ द VSD आता है, ठीक है ना। तो ASDs भी आते हैं। अब ये वो प्रोसीजर्स हैं, दे डोंट नीड एन ओपन हार्ट सर्जरी। बहुत सारे ऐसे
उनकी पैरामीटर्स हैं कि डिवाइस क्लोजर्स भी हो सकती है। जैसे एएसडी है, तो एएसडी अगर सेकेंडम है, उसके जो रिम्स अगर ठीक हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट विल सजेस्ट टू गो फॉर एन आप गो फॉर एन डिवाइस प्रोसीजर, जिसको अम्ब्रेला प्रोसीजर बोलते हैं। लेकिन उसकी एक प्री रिक्विजिट्स है दैट यू हैव टू डू अंडर द टीई करना पड़ता है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं, अगर वो नहीं होता है तो देन कम्स फॉर। लेकिन अगर एएसडी का पेशेंट है एंड कमिंग फॉर द नॉन कार्डिक, तो आपको कम से कम अंडरलाइन चीज़ें पता होनी चाहिए कि एएसडी है तो कौन सा एएसडी है, सेकेंडम है, प्राइमम है, साइनस वेनोसस है, ठीक है ना। अगर आप मार्कर दे दें तो मैं थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूंगा आपको, कुछ मार्क इधर भी कर, तो कोई है मार्क? ठीक, थैंक यू। But I added in my talk a few clips from the TE also. Very simple है, कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है बेटा। तो एएसडी में जो कॉमनेस्ट क्या होता है, 80% एएसडी सेकेंडम होता है, ठीक है। अब सेकेंडम एएसडी होता है क्या, दिस इज एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, एंड इसमें जो 3 टाइप्स हो जाती हैं। अब एएसडी सेकेंडम ये हमने कर लिया। 80% जो होता है एएसडी सेकेंडम होता है, और जो ऑस्टियम सेकेंडम टाइप्स होता है दे आर लोकेटेड इन मिडिल ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम, ठीक है। ठीक है, हमने बात ये करी थी कि सॉरी मार्क करिए, ठीक। ठीक है, अब देखें एएसडी को हम सामने रख लेते हैं। अब ये ट्रांस ईसोफेजियल व्यू है, आपको टी नहीं पढ़ानी लेकिन समझाने के लिए है, ठीक है। ये एलए है, ये आरए है, ये एलवी है, ये आरवी है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये इंटरएट्रियल सेप्टम है, ठीक है। एट प्रेजेंट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफेक्ट इन बिटवीन द इंटरएट्रियल सेप्टम। तो एएसडी अगर होगा तो डिफेक्ट कहाँ होगा, इन मिडल में होगा, ठीक है ना। अगर इसकी रिम्स अच्छी हैं, यू कैन सी दिस रिम, यू कैन सी दिस रिम, लेकिन इसकी एक प्री रिक्विजिट है कि एक साइज होनी चाहिए कि इज इट डूएबल फॉर एन अम्ब्रेला प्रोसीजर और नॉट। इफ नॉट देन ही और शी विल कम फॉर एन ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि जो है एएसडी प्राइमम, तो क्या होगा, डिफेक्ट विल बी हेयर, ठीक है। आई विल शो यू द ठीक है। तो वेयर विल बी द डिफेक्ट, ये आपका डिफेक्ट है, ठीक है। दैट इज इन द आपका जो आता है लोअर इन द एट्रियल सेप्टम होगा, दैट इज नियर टू द। अब यहाँ पे कौन सा है आपका, ये एलवी है ऊपर आपका, सॉरी आपका ये एलवी है, ये आपका एलए है, ये आपका आरवी है, ये आपका आरवी एलए है, सॉरी आरवी है, और ये आपका आरए है, ठीक है ना। तो अब आपका क्या है कि इसमें जो डिफेक्ट होगा, इट विल बी द लोअर साइड ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम व्हिच विल बी नियर टू द एवी वैल्व्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इन पेशेंट्स में माइल्ड, इन पेशेंट्स में जो है माइल्ड जो है आपका एमआर होता है। तो सर्जन्स क्या करते हैं कि जब पैच लगा देते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर क्या करते हैं, समटाइम दे आस्क फॉर टू डू द टी एंड फिर उसको बंद कर देते हैं। लेकिन कमिंग फॉर द नॉन कार्डिक सर्जरी यू शुड नो अबाउट इट कि एक तो उसका क्या प्रॉब्लम है कि एएसडी है, प्राइमम है, उसके साथ साइमल्टेनियसली क्या है कि एवी वैल्व के करीब है, तो देयर प्रोलैप्स ऑफ द एमआर माइल्ड सा होता है। समटाइम्स क्या होता है कि ये वीएसडी भी इसमें हो जाता है, ठीक है ना। एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट होता है तो उसमें वीएसडी भी होता है, लेकिन वेरी रेयर। एंड थर्ड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है कि दीज पेशेंट समटाइम प्रेजेंट विद डाउन सिंड्रोम प्राइमम के, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें हो गई, डाउन सिंड्रोम होता है उसमें, आपका जो वेल्व के करीब होता है उसमें, और माइल्ड एआर होता है।
तो 3 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि ये पेशेंट आ रहा है जॉन्डिस के वो अपेंडिक्स के लिए, लेकिन यू हैव टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, दिस इज द माइट्रल वाल्व, दिस इज द ट्रैकस वाल्व, ठीक है। माइट्रल वाल्व का ये एंटीरियर माइट्रल लीफलेट है, ये पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट है, ठीक है ना। सेम अब मैंने कहा था कि जब हमने पहला वाला देखा था तो उसमें जो आपने फ्लो देखा था किस तरफ देखा था, दैट वाज इन द मिडल में था, दिस इज इन द नियर टू द एवी वाल्व है, ठीक हो गया। तो इनमें माइल्ड AR भी होता है, MR होता है, और उसमें ये डिफेक्ट होता है। एंड समटाइम दिस पेशेंट प्रेजेंट, अभी एक पेशेंट हमारे पास पड़ा है, ही हैज डाउन सिंड्रोम आल्सो, जो ही इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड, इज 26 ईयर्स है, ठीक है। तीसरा क्या आ गया, साइनस वेनोसस डिफेक्ट। साइनस वेनोसस डिफेक्ट क्या होता है कि ठीक है, ये इंटरएल्टिव सेप्टम हो गया, ये आपका जो है RA LA, ये ट्राइकस वेल्व, माइट्रल वेल्व, ठीक है, ये आपका RV, ये आपका LV। ये मैं सिर्फ इसलिए बताऊं, जब तक आपको स्ट्रक्चर्स का पता नहीं होगा यू विल नॉट बी नोइंग कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब एक डिफेक्ट यहाँ पे आया प्राइमम, इधर आया सेकेंडम आया, साइनस वेनोसा यहाँ पे होती है, राइट अपर पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि राइट अपर पल्मोनरी वेन, अब उसमें हम जब TE करते हैं तो बाइकेवल व्यू बनाते हैं, ठीक है ना। तो बाइकेवल व्यू में क्या होता है, ये आपका LA हो गया, ये आपका इंटर एट्रियल सेप्टम हो गया, ये आपका SVC हो गया, ये आपका IVC हो गया, दिस इज आपका RA हो गया, एंड दिस इज आपका ट्राइकस वाल्व हो गया। क्लियर है। इसमें होता क्या है कि एक डिफेक्ट बीच में आया, इंटरएट्रियल सेप्टम, ये सेकेंडम हो गया, एक इधर आया सेप्टम, ये आपका प्राइमम हो गया। ये डिफेक्ट आपका यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से आ रही है राइट अपर पल्मोनरी वेन। नाउ दिस इज गोइंग फ्रॉम हियर इनटू द SVC, SVC से RA में आ रही है, ठीक है। तो दिस इज वेरी रेयर होता है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड साइनस वेनोसस डिफेक्ट, ठीक है बेटा। इसमें भी आप देख सकते हैं जो ये मैंने आपको दिखाया है, ये दिस इज द डिफेक्ट, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि राइट अपर पल्मोनरी वेन कमिंग टू द SVC, SVC के बाद RA में आ रही है, एंड देन मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो रही है इसमें। तो 3 डिफेक्ट समझ में आ गए आपके, ठीक है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द, ये दोनों हम साइनोटिक करेंगे। इसके बाद एनेस्थेटिक मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कंसीडर करनी है, ये जस्ट फोकस ऑन दैट वन, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द आपके RA एंड RV एंड LV के दरमियान, ठीक है। कॉमनस जो होता है क्या होता है आपका, जो होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। अब अगेन ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इंटैक्ट है ना पूरा। अब क्या हो रहा है नॉर्मल, इसमें क्या हो रहा है कि पेरी मेम्ब्रेनस में इट इज नियर टू द AV वाल्व, ठीक है। जब हम बात करते हैं आगे, हम स्लाइड करेंगे, उसमें क्या होगा कि टेट्रोलॉजी ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, क्योंकि यहाँ पे मेल अलाइनमेंट ऑफ द वेंट्रिकल है, ये जो एओर्टा है उसको ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ पेरी मेम्ब्रेनस को फोकस करें, ठीक है बेटा। तो इट इज एसोसिएटेड विद द मेल अलाइनमेंट एंड ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, सब एओर्टिक स्टेनोसिस। अब क्या है कि ट्राइकस वेल आपके ये करीब पड़ा हुआ है ना, ये ट्राइकस वेल है, ये माइट्रल वेल है। तो क्या करता है कि ट्राइकस लीफलेट समटाइम हर्निएट इनटू द VSD, ये खुला हुआ है ना, ठीक है बेटा। आप इंटरप्ट कर सकते हैं बीच में, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। आई ट्राई टू मेक द थिंग सिंपल, लेकिन फिर भी कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब आपका जो है मस्कुलर VSD, मस्कुलर कहाँ होता है आपका, ये आपका ये मिडल में आ गया,
ठीक है ना। मस्कुलर वीएसजी, मस्कुलर वीएसजी क्या होता है कि बचपन में अगर अच्छा सा पीडियोटिशियन है, बेबी बॉर्न हुआ, पीडियोटिशियन ने रखा वीएसजी मरमर रखा, तो मस्कुलर वीएसजी इज क्लोज इन द 18 months टाइम, ठीक है ना। सो यू हैव टू जस्ट 6 months 9 months दे क्लोज इट, ठीक है ना। और नहीं भी होता है तो डिवाइसेबल चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी। तो मस्कुलर वीएसडी जो होता है इन मिडल में होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर आपका आ गया इसके बाद ये आपका आ गया आउटलेट आता है। आउटलेट में क्या होता है, उसमें ये होता है कि इट इज़ नियर टू द, अगर आप, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द क्लिप, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू, बाकी रट्टा लगेगा कि भाई उसमें एयर बबल जा रहा है तो उसका ख्याल रखना है, यही आगे आएगा ना। लेकिन ये कि आपको थोड़ी ये चीज़ें स्ट्रक्चर समझ में आ जाएं तो यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है बेटा। अब देखें ये जो है एक व्यू है जिसको ट्रांसइसोफेजियल व्यू है, जिसको हम कहते हैं कि इनफ्लो आउटफ्लो व्यू है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, ये तो एओर्टिक वेल्व अच्छा सा नज़र आ रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक एन मर्सिडीज बेंज, तीन होते हैं ना उसमें, लीफलेट्स होते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ द LA है, दिस इज़ द इंटरएट्रियल सेप्टम है, ये आपका जो है RA है, ये ट्राइकस वेल्व है आपका, ये RVOT है। यहाँ पे ये आपका, अगर मैं क्लिप चलाऊँगा तो यू विल सी है ना आपका जो है सॉरी, ठीक है। तो ये आपको मूवमेंट नज़र है, दिस इज़ द पल्मोनिक वेल्व है, एओर्टिक वेल्व है, पल्मोनिक वेल्व है, ट्राइकस वेल्व है, ठीक है। इसको यहीं होल्ड करते हैं, ठीक। अब आपके काम की चीज़, अब इसमें क्या होता है, जो हमने कहा कि सब एओर्टिक होता है, सब पल्मोनिक होता है, तो ये डिफेक्ट कहाँ होगा, ये डिफेक्ट इधर होता है, ठीक है। अगर इफ आई गो फॉर दिस, सॉरी, आई डोंट नो क्या है। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द डिफेक्ट आपका उसमें, जिसको पेरी मेम्ब्रेनस बोलते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इट इज़ कमिंग, क्योंकि ये आपके एओर्टिक वेल्व के करीब है, तो आपको समटाइम दे प्रेजेंट विथ है ना, आपको इसका जो राइट कोरोनरी कस्प है दैट इज़ कमिंग डाउन, ठीक है ना। सब ये जो पल्मोनिक वेल्व है ये पड़ा हुआ है, तो इसको सब पल्मोनिक भी बोलते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एन सुप्रा क्रिस्टल आउटलेट, जो भी आप उसको बहुत सारे नामों से। तो 3 डिफेक्ट्स आपने देख लिए इसमें, ठीक है ना। एक पेरी मेम्ब्रेनस हो गया, एक मस्कुलर हो गया, एक आउटलेट हो गया, सुप्रा क्रिस्टल बोलते हैं। उसमें क्या हो सकता है एडिशनल प्रॉब्लम, उसमें जो राइट कोरोनरी कस्प जो आपका उसमें जाता है, आपका RVOT में VSD के थ्रू जाता है, ठीक है ना। सो ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका राइट कोरोनरी कस्प है, एरोटिक रिगजिटेशन कर सकता है उसको, ठीक है ना बेटा। इसमें कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो बताएं, देन वी मूव फॉरवर्ड। पूछनी हो, आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। ये तीनों, उसके 3 टाइप्स हो गए, इसके 3 टाइप्स हो गए, कॉमनस क्या है, और आगे चलें। अब एनेस्थेटिक गोल इन साइनोटिक, अब जिसमें ASD भी आ गया, VSD भी आ गया। अब क्या क्या हो सकता है इसमें, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें। तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, डिस्कशन विद द प्राइमरी फिजिशियन फॉर द अंडरलाइंग डिफेक्ट। यू शुड आइदर रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, आइदर यू कैन टॉक टू द प्राइमरी फिजिशियन, ठीक है बेटा। इसके बाद अवॉइडिंग द मायोकार्डियल डिप्रेशन, एयर बबल प्रिकॉशंस, पैराडॉक्सिकल, क्योंकि आपके पास एक डिफेक्ट है, तो
you have to be very careful while giving any medicine के air bubble वगैरह ना जाए, because that will go into the coronary और cerebral circulation. ठीक है, और फिर आपको बैलेंस करना है पल्मोनरी एंड आपको जो सिस्टमिक फ्लो को आपको जो है ना बैलेंस करना है. तो यू अवॉइड द एयर, अवॉइड द मायोकार्डियल डिप्रेसेंट एंड द बैलेंसिंग बिटवीन द पल्मोनरी एंड द सिस्टम. तो यू हैव टू मेंटेन द hemodynamics. The patient who is coming, who is not corrected and coming for an non-cardiac surgery. पूछो आप कोई पूछ. जो एयर बबल का आप बता रहे हैं, तो इसके ज़्यादा चांसेस जो है इनिशियल फेज में ही होते हैं अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन अभी डेवलप नहीं. आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सिवियर हो, लेकिन यू वंस द पेशेंट हैज गॉट ASD VSD यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ द एयर बबल. हाँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच द एयर इज गोइंग ऑन. ठीक है ना, लेकिन यू हैव टू अवॉइड, वेरी कॉन्शियस. ठीक है बेटा. अच्छा, इसके बाद इन पेशेंट्स में क्या होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है. ठीक है ना, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस अवॉइडेड बाय मिनिमाइजिंग द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. ठीक है, कि क्या क्या अगर आपको इंट्यूबेट भी करना है तो डीप लेवल्स में करें, एक्सट्यूबेट भी करना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है, इसके बाद जो है पेन का एलिमेंट है, यू हैव टू अवॉइड दैट वन. जो भी वो चीज़ें जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करती हैं तो दे विल एग्रीवेट द पल्मोनरी वेस्कुलर, ऑप्टिमाइज करना. ठीक है, प्रिवेंटिंग द हाइपोक्सिया एंड हाइपरकार्बिया. ठीक है ना, सब चीज़ उसमें. हाँ, क्योंकि देखें पेशेंट जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन उसमें RV भी इफेक्ट होता है. ठीक है ना, अभी हम आगे टेट्रोलॉजी करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि RV का क्या होता है. तो RV इन्वॉल्व होता है. LV को ट्रीट करने के लिए आपके पास आइनोट्रॉप्स हैं. RV के लिए यू कांट डू एनीथिंग, सवाए इसके कि आप यू अवॉइड एन हाइपोक्सिया, यू अवॉइड एन हाइपरकैप्निया, आप pH को ठीक रखें, उसका मेटाबॉलिकली आप ठीक रखें पेशेंट को. ठीक है, रेस्पिरेटरी वाइज ठीक रखें, बिकॉज दीज विल एग्रीवेट द RV. LV is the pressure dependent, RV is the volume dependent. You have to give in a good volume. ठीक है ना, क्योंकि अगर एडिक्वेट वॉल्यूम नहीं होगा तो आपका RV काम नहीं करेगा. ठीक है भैया. अच्छा, पल्मोनरी वेजोडाइलेटस जब मेलोनिनॉन है या आपके यूनिट्स में अगर GTN वगैरह है तो इफ़ नीडेड ज़्यादा पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, यू कैन सी इन द इको रिपोर्ट में या इफ इन द एक्सरेज. क्योंकि जितना अपने आप को आप सिंपल इन्वेस्टिगेशंस को पढ़ने की अपने होल्ड रखेंगे, यू विल नॉट गो फॉर, यू विल नॉट आस्क फॉर द, यस नीडेड यू गो फॉर इट, लेकिन जो सिंपल थिंग्स हैं वो तो पढ़ लें ना. ECG है, एक्सरे है, दैट कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स. देखें, इको जो कर रहा है कौन कर रहा है, इट इज़ द इंटर ऑब्जर्वेशनल है. एक ने 5000 किए हैं, एक ने 500 किए हैं, तो वो व्यूज़, एक तो कुछ तो चीज़ें हैं जो वो मशीन बता रही है, कुछ तो ऑब्जर्वेशनल्स है ना, ऑपरेटर डिपेंडेंट है. तो उसमें फिर ये कि वो तो उसके, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप एक्सरे एंड ECG को भी पढ़ लें कि देन क्लिनिकली कोरिलेट करें. कल की बात बता रहा हूँ, एक पेशेंट हमने ऑपरेट किया है, उसकी जो प्री ऑप हम क्या था तो फाइल में लगी हुई थी. खैर हमारे पास तो डायग्नोज होके आया था. उसकी फ़ाइल में एक अच्छी सी हॉस्पिटल का उसका इको की रिपोर्ट थी, उसमें लिखा हुआ था नो ASD. पेशेंट वाज हैविंग क्लिनिकल प्रॉब्लम, ही केम टू द हॉस्पिटल, OPD में दिखाया, उन्होंने क्या इको रिपीट करते हैं. दैट पेशेंट वाज हैविंग द साइनस वेनोसस डिफेक्ट. यस्टरडे ही वाज ऑपरेटेड, इज एक्सट्यूबेटेड टुडे, आज मॉर्निंग. तो कहने का मकसद है कि क्लिनिकल कोरिलेट, ये नहीं कि इको ने लिखा हुआ है कि EF नॉर्मल, एक्सरे आप देखें हार्ट इतना बड़ा है, तो इट इज़ इंटर ऑपरेटर. शॉर्ट एक्सिस की जो मूवमेंट्स आप देखते हैं आपको अच्छा लग रहा है, एक कह रहा है कि ये जो EF है वो 30% है, एक कह रहा है नहीं है मेरे ख्याल में ये तो इट इज़ एन अबव 40% है. ठीक है ना, तो कुछ तो आपको नंबर्स नज़र आ जाते हैं, लेकिन कुछ तो आपकी इंटर ऑपरेटर जो डिपेंडेंसी. तो ऑलवेज जब भी आप देखेंगे रेडियोलॉजिस्ट लिखता है तो लिखता है कि क्लिनिकली कोरिलेट करें आपको. तो सिंपल चीज़ों पे ज़्यादा जोर दें, ECG एक्सरेज को पढ़ने का. बाकी चीज़ें भी करनी है, आप ही ने करनी है, लेकिन ये कि वो पहले आनी चाहिए आपको. ठीक,
नाउ कमिंग टू द साइनोटिक हार्ट डिजीज, ये आपका जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट आ गया, ठीक है ना। क्या होता है इसमें? ठीक, चार चीज़ें कैसे होती हैं? चार चीज़ें कैसे होती हैं? ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि चार चीज़ें तो होती हैं कि राइट वेंट्रिकुलर जो हाइपरट्रॉफी है, लार्ज वीएसडी है, इसका ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा है आपका वीएस, तो लेकिन ये कैसे होती हैं? ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। पैथोफिजियोलॉजी आपको होता क्या है इसमें? होता है इसमें ये है कि जस्ट गिव मी, आपको थोड़ी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए मैं आपको एक ये, ठीक है, देखिए होता क्या है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। ये ट्रैकस वाल्व है, ये आरवी है। अब होता क्या है कि राइट वेंट्रिकुलर इन्फंडिबुलर स्टेनोसिस होता है ना, ये पढ़ा है ना आपने, या पीएस होगा या इन्फंडिबुलर स्टेनोसिस होगा। तो होगा क्या कि ब्लड तो आगे जा ही नहीं रहा, ब्लड तो यहाँ से जाना है ना, आपका ट्रैक यहाँ से आके आपके सर्किट में जाएगा। अब यहाँ पे इन्फंटिबुलर स्टेनोसिस है या पल्मोनिक स्टेनोसिस है, ब्लड आके जा ही नहीं रहा, पीछे आ रहा है। पीछे ब्लड कहाँ जा रहा है? आपका आरवी में जा रहा है। आरवी के बाद क्या हो रहा है कि आपका एक सेकेंड, जस्ट टू मेक श्योर, ठीक है। हो क्या रहा है? ब्लड जो है वापस आपका जो आरवी से कहाँ जा रहा है? वीएसडी की थ्रू एओर्टा में जा रहा है, गोइंग इनटू द सर्कुलेशन, यू आर गेटिंग एन साइनोटिक पेशेंट। समझ में आई बात आपको? आगे तो फ्लो जा ही नहीं रहा ना, ये पार्शियली जा रहा है या थोड़ा सा जा रहा है। इसीलिए आपका लंग कैसे देखते हैं एक्सरे में? एम्फेजिमेटस होते हैं ना, एम्प्टी होते हैं ना। आपने टेट्रोलॉजी के बच्चों का एक्सरे देखा है आपने? मैं लेकर नहीं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन वो क्या होता है उसमें, क्योंकि आगे तो वो जो है फ्लो ही नहीं जा रहा होता उसमें। तो होता क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि ब्लड फॉरवर्ड नहीं जा रहा है, आरबी में आए, अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, यहाँ से आपका वीएसडी बना हुआ है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको जो साइनोटिक बचा हो गया आपका। समझ में आई बात आपसे? क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई, बाकी मैनेज करना आसान है। ठीक है बेटा, तो आगे चलें हम। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि टेट, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आगे जो है ना वो टेट स्पेल्स वगैरह कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, कहाँ पे आ गए हम लोग? ठीक है, चार फैक्टर्स तो आपको पता चल गए। ठीक है, ये तो आपने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया तब भी पूछ लेते हैं, टेबल पे आते हैं तो अगर कोई इस तरह का केस हो तो भी पूछ लेते हैं कि कौन से क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन क्यों होती हैं ये आपको पता चल कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है ना, इन्फंडिबुलर स्टेनोसिस होगा, वीएसडी होगा, और क्योंकि वीएसडी की वजह से मेल अलाइनमेंट हो रही है तो एओर्टा उधर आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो चार फैक्टर्स इसीलिए हो रहे हैं ना, दे ऑल आर रिलेटेड। और साइनोटिक क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे नहीं जा रहा है, पीछे आ रहा है। पीछे आ रहा है तो थ्रू एओर्टा के वो सर्कुलेशन में जा रहा है, तो बच्चा साइनोटिक। ठीक है बेटा, ये हमने बात कर ली इसकी। ठीक है ना, पैथोफिजियोलॉजी यही है ना आपकी। ठीक है ना, this reduces the amount of pulmonic blood flow available for oxygenation and add desaturated blood in systemic circulation to sinuses. क्लियर हो गई बात? पेट्रोलॉजी आप बोलनी नहीं चाहिए। आपका जो पैच जो बना हुआ है, आपका वीएसडी जो बना हुआ है, तो ब्लड इज गोइंग फ्रॉम देयर। नहीं, आप कैन आई गो बैक एंड शो, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तब तक आप जो है ये आपका आरवी है ना, ब्लड तो आगे तो जा ही नहीं रहा। वो जो दूसरा तो उसमें हो क्या रहा है, ये वीएसडी बना हुआ है, तो ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, तो ब्लड इज गोइंग टू द फ्रॉम एओर्टा टू जनरल सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, ओके, चलें जी।
ठीक है, अब एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस क्या हो सकती हैं, जस्ट टेल मी, बताएं, आप कुछ बताएं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, एग्जाम आजकल में होने वाले हैं या आज। हाँ, अगर पेशेंट सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस अगर आपका कम हो जाएगा, क्या होगा, राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी, फर्दर साइनोसिस हो जाएगा। उसका दूसरा नुकसान क्या है, दूसरा नुकसान ये है कि अपटेक ऑफ द जो इनहेलेशन कम हो जाती हैं, आईवी बढ़ जाती हैं आपकी, ठीक है ना। तो इन पेशेंट्स में टू मेंटेन इन सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस केटामीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि एसवीआर को बना के रखेगा ना, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कर लेता हूँ। देखिए टेट स्पेल्स जो है ना, ये नहीं होता है कि पेशेंट वार्ड में पड़ा हुआ है टेट स्पेल में चला, पेशेंट कैन गो इनटू द टेट स्पेल वाइल योर पेशेंट से 10 साल का बच्चा है कमिंग फॉर द अपेंडिक्स, आप डायग्नोज्ड है कि ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलुइड का पेशेंट है, इज नॉट करेक्टेड, एंड सडनली आपने ट्यूब डाल दी, यू आर हैप्पी, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड सडनली आपकी नज़र पड़ी कि सैचुरेशन इज वाज से फॉर एग्जांपल इनिशियली 75 थी, स्टार्टेड डिक्रीजिंग 65, 55, यू आर बिट वरिड, क्या हो गया, क्या है, ट्यूब तो देखो क्या हो गया, कैप्नो भी लगा हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत मार्क कर रहा है, एंड सैचुरेशन वेंट टू 40, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो इंट्रा ऑपरेटिवली पेशेंट कैन गो इनटू द टेट स्पेल्स, so what you are going to do, this is the life threatening emergency है, ठीक है। so hyperventilate with 100% oxygen, volume administration, phenylephrine दे दें आप उसको, ठीक है। use the beta blockers and increase बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, इन्फंडिबुलर स्टेनोसिस के लिए यूज़ करता है, ठीक है, स्पैज्म को रिलीव करता है, ठीक है। हाइपर आप ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना, योर हाइपरवेंटिलेट करेंगे तो फ्लो आगे जाएगा ना उसमें, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग द एनेस्थेटिक डेप्थ, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट लाइट हो गया हो किसी वजह से, पेन का एलिमेंट हो, कोई भी हो। तो टेट स्पेल ये नहीं है कि सिर्फ वार्ड में होता है, टेट स्पेल कैन हैपन इंट्रा ऑपरेटिव, ठीक है। सो दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। ये जो इंट्रा आईवी देते हैं आप, डोंट गिव एन, वैसे तो पीडियोटिशियंस की जो ड्रग ऑफ चॉइस एंडरॉल है, ओरल भी देते हैं वो, लेकिन आई विल सजेस्ट टू मीरोल वगैरह दे दें आप, इट इज़ एन शॉर्ट एक्टिंग है और जो है आपका सेफ है, उसमें 1 आप डाइल्यूट कर लें एंड गिव वेरी स्लोली, 0.5 करके अकॉर्डिंगली दें, एंड पेशेंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल, ठीक है बेटा। एनेस्थेटिक मेंटेन द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड द एसवीआर, हमने बात करी आपको, ठीक है ना। एसिडोसिस इंक्रीज, अब क्या हो रहा है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी है, हमने ये बात करी ना। तो अब हमने क्या कहा कि भाई आरवी इज द वॉल्यूम डिपेंडेंट, सो यू हैव टू गिव इन अ गुड फ्लूइड, ठीक है ना। इसके बाद क्या अवॉइड, अच्छा इसके बाद राइट टू लेफ्ट शंटिंग टेंड्स टू स्लो द अपटेक ऑफ इनहेलेशन, अभी हमने बात करी है। इन कंट्रास्ट इट में एक्सेलरेट द ऑनसेट ऑफ इंट्रा आईवी एजेंट्स। एयर बबल प्रिकॉशंस टू अवॉइड द पैराडॉक्सिक, एयर बबल अगेन क्योंकि वीएसडी है, हमने पहले भी बात करी है कि दैट कैन गो इनटू द सेरिब्रल और द कोरोनरी में जा सकते हैं, ठीक हो गया। कोई चीज़ इसमें मूव फॉरवर्ड। अब वेल्वुलर लीजन मैंने तो चारों बनाए हैं, चारों भी बनाए, एक वेल का वो प्रोस्थेटिक वेल वाला भी बनाया है। तो डू यू वांट मी टू कंटिन्यू विथ ऑल और जस्ट कैन एमएस एंड और एएस कर लें सब, फिर बाकी इस्केमिक हार्ट डिजीज आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब एनेस्थेटिक कंसर्न इन पेशेंट विद वेल्वुलर हार्ट डिजीज, तो एनेस्थेटिक मैनेजमेंट इसमें या तो एओर्टिक स्टेनोसिस होता है या आपको रीगजिटेशन होता है, ठीक है ना। तो जब भी हम वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो यू शुड बी गुड इन स्टडिंग और रिमेंबरिंग द प्रेशर वॉल्यूम लूप। इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्रेशर वॉल्यूम लूप, बिलीव मी, आप कोई भी वेल्वुलर, ये चारों लीजन्स हैं या कंबाइंड लीजन्स हैं, आप यू विल नॉट बी इन स्टक, ठीक है बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैकेनिज्म बाय विच द हार्ट अटेम्प्ट्स टू कंपनसेट
यू हैव टू थिंक ऑफ जो कंसिडरेशंस आपकी होनी चाहिए, इवेंट्स दैट में सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है दूसरी चीज़ ये है कि जो वैल्वुलर डिजीज़ होते हैं, जो जैसे ट्राइकस पेशेंट्स आते हैं, ट्राइकस आपके जो लियंस के तो वेजिटेशंस होती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ज़्यादा जो ट्राइकस के पेशेंट्स होते हैं हमारे पास हों या बाहर हों, तो दे आर मोस्टली जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, ठीक है ना, तो इन्फेक्टिव होते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ होते हैं। जो आपके एओर्टिक हैं या माइट्रल हैं उसमें वेजिटेशंस भी होती हैं, ठीक है ना, तो यू हैव टू बी थिंक वेरी केयरफुल कि उनको ऑप्टिमाइज़ करें। अगर इलेक्टिव सर्जरी नहीं है तो आप उसको जो है ऑप्टिमाइज़ करें विद एंटीबायोटिक, या अगर डिस्कस विद द कार्डियोलॉजिस्ट वॉट एवर द फर्स्ट प्रायोरिटी टू डू, हम बात करेंगे आगे कि जो है ना किन पेशेंट्स पे जो है ना पहले हम ओपन हार्ट करा लें, बाद में वो कर लें या बाद में, ठीक है। So what I am going to talk on this valvular pathophysiology, hemodynamic concerns, anesthetic management, case scenarios, patients with a valvular lesions undergoing non-cardiac surgery, patients with a prosthetic heart valve, ठीक है। थोड़ा लंबा है, थकना चाहिए, थके तो बता दीजिएगा, I will jump to some other thing, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं जो हमने बात करी हैं। स्टीनोस होगा, रीगर्जिटेशन होगा, मिक्स लियंस होंगे। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि मिक्स लियंस होंगे, एक छोटा चार्ट बनाया है मैंने, तो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है बेटा। नाउ कमिंग टू द विद केस सिनेरियो, अब ये जो भी केसेस हैं विद केस सिनेरियोस के साथ हैं, ठीक है। अब माइट्रल स्टीनोसिस का सिनेरियो किस तरह का हो सकता है, ठीक है। 25 years old male scheduled for the right inguinal hernia repair. He is a known case of mitral stenosis. He tells that he gets short of breath in climbing flight of stairs, but can carry a normal activity without getting breathlessness. लॉन्ग केस में भी इस तरह से आता है। आप टॉप्स के लिए जा रहे हैं तो भी इस तरह का सिनारियो आ सकता है, आप MCPS में जा रहे हैं तब भी इस तरह के, क्योंकि ये एक जस्ट आइडिया है कि हाउ द स्ट्रक्चर एग्जाम इज़, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ यू विल असेस दिस पेशेंट प्री ऑपरेटिवली, व्हाट आर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ दिस पेशेंट्स इन टर्म्स ऑफ मैट, व्हाट आर द मेजर क्लिनिकल प्रेडिक्टर्स of increased risk of perioperative complications in cardiac patients undergoing non-cardiac surgery, at what functional capacity in terms of MET you will get valvular replacement done before the elective surgery. If the same patient is scheduled for strangulated hernia repair, how you will anesthetize this patient, what should be the hemodynamic. We are talking about the mitral stenosis, ठीक है। सॉरी, या माइट्रल स्टेनोसिस का सिनेरियो किस तरह का आएगा कि 30 years old female with MS mitral stenosis, area 1.5 is scheduled for the emergency C-section. What is the pathophysiology of MS? How you will assess her? What are the hemodynamic goals? How you will anesthetize her? या तो उस तरह का होगा या इस तरह का होगा, या तो इलेक्टिव आएगा, इमरजेंसी आएगी, या जो आपको, ठीक है बेटा। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम लूप समझ में आ गया तो चारों लियन इसी पे समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रीफ यू वेरी फ्यू मिनट्स, और इसके बाद फिर हम हर लियन का एक एक आपको बताएंगे कि किस तरह से करता है, ठीक। अब देखें, कार्डियक साइकिल तो सबने पढ़ा हुआ है, मेडिकल कॉलेज से पढ़ते आ रहे हैं, फिर पार्ट 1 भी दिया, पार्ट 2 भी दे रहे हैं, पार्ट MCPS भी देंगे, ठीक है ना। अब देखें, दिस इज द माइट्रल वाल्व है, ठीक है, आपका ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, एओर्टिक वाल्व ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, आपका जो है ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक आपका कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वेंट्रिकुलर आपकी जो है फिलिंग है, वेंट्रिकुलर इजेक्शन है आपका, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं, ठीक है, यू कैन सी इट हियर आल्सो, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिलिंग कहाँ पे आ रही है, दिस इज फ्रॉम A to B, आपका जो माइट्रल वाल्व आपका ओपन हो रहा है, यहाँ माइट्रल वाल्व क्लोज हो रहा है आपका, दिस इज द वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है। इसके बाद क्या हो रहा है, C to D क्या है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक आपका कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है।
आप व्हाट इज़ दिस आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। आपका यहाँ पे जो आपका माइट्रल वाल्व क्लोज हो रहा है एंड प्रेशर जनरेट हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। इधर आपका एओर्टिक वाल्व जो आपका ओपन हो गया, इजेक्शन, दिस इज़ द आपका क्या वेंट्रिकुलर इजेक्शन हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपका एओर्टिक वाल्व क्लोज हो गया, दिस इज़ द आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गई। दिस इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम है आपका। इस जहाँ पे आपका जहाँ ए पड़ा हुआ है, इट इज़ द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। व्हाट इज़ दिस वन? दिस इज़ द एंड डायस्टोलिक प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, दिस इज़ द एंड सिस्टोलिक प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। This is representing the LV compliance, this is replacing the आपका contraction है, ठीक है। This is your normal है। कुछ इसमें कुछ पूछना हो तो बताएं, क्योंकि then we are going to talk about the pathophysiology, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम में क्या, दिस इज द वॉल्यूम है, दिस इज द प्रेशर है, माइट्रल आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है। आपका जो है माइट्रल वाल्व ओपन हो गया, वॉल्यूम आपका आगे गया, माइट्रल वाल्व आपका क्लोज हो गया, ठीक है ना। इसकी ये आपका क्या हो गया, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गई, प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है। देन आपका जो है एओर्टिक वाल्व आपका खुल गया, ठीक है, इजेक्शन हो गई, देन अगेन ये आपका दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। रिमेंबर दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम बिकॉज दिस इज गोइंग टू कम इन ऑल द 4 लीजन्स, कि किस तरह से स्ट्रोक वॉल्यूम कहाँ पे प्रेशर को बढ़ाता है, कहाँ पे वॉल्यूम को एक्सटेंड है। और इसको भी याद रखें आप, कंप्लाइंस एंड डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर, और ये जो आपके जो वॉल्यूम्स आ गए, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, माइट्रल स्टेनोसिस। अब देखें ये जो आपका है ये आपका नॉर्मल है, ये जो डॉटेड नज़र आ रहा है ना, हमने क्या बात करी थी, माइट्रल वाल्व ओपन्स क्लोज, एओर्टिक वाल्व ओपन्स क्लोज, आपका वेंट्रिकुलर फिलिंग, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इजेक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइट्रल वाल्व में क्या हो रहा है, स्टीनोसिस है। अब क्या हो रहा है उसमें, आपका जो है आप स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कम हो गया, वॉल्यूम जो है आपका जो एलवी जो है अंडरफिल हो गया आपका। आप मेरी ठीक है ना, जब अंडरफिल हो गया तो जो आपका ऊपर का प्रेशर है वो बढ़ गया, एलए का प्रेशर बढ़ गया, तो वॉल्यूम किधर जाएगा, जब नीचे नहीं आ रहा है तो ऊपर ही जाएगा, बैक फ्लो जाएगा। जब बैक फ्लो जो पल्मोनरी वेन्स से जाएगा तो वो आपको पल्मोनरी सर्किट में जाएगा, दैट विल कॉज एन हाइपरटेंशन, दैट विल इफेक्ट ऑन आरवी। इसके बाद क्या होगा, आगे चल के आपका जो है आपका लिवर के कंजेशन हो जाएगा। हमारे पास स्पेशली थर्ड जो हमारी सब कॉन्टिनेंट पूरा इंडिया पाकिस्तान, हमारे पास रिमोट एरियाज़ में ये जो बच्चे पेशेंट्स होते हैं ये ट्रीट होते हैं एज आस्थमेटिक। जीपी है ना, उनको दवाइयाँ देता रहता है, ये खांसी हो रही है। जब वो देखता है ना कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा है तो ही गेट्स एन अफ्रेड, बोले बाबा जल्दी उसको, वो अगर उमरकोट में बोलेगा मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ले जाओ उसको, वहाँ पे कोई अक्लमंद होगा, थोड़ा सा स्टेथ मिस्टेथ रखेगा, बोलेगा भाई इसका तो यहाँ इको नहीं होता है, इसको ले जाओ वहाँ पे हैदराबाद में। पता चला तो उसको, तो बाय द टाइम द पेशेंट्स कम्स टू आवर इंस्टीट्यूट्स टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, उनके हार्ट इस साइज़ के हो जाते हैं, ठीक है ना, और फिर दे आर इन वेरी मिजरेबल बन गए। और क्या हुआ, कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन, अवेयरनेस इज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन डिजीज़ से क्या होगा, अगर रूमेटिक डायग्नोज हो गया तो पेंड्यूर आप देते रहें उसको, ठीक है ना, ट्रीट करें उसको, तो उस कंडीशन ऑपरेशन की उस कंडीशन जहाँ पे यू आर सिटिंग ऑन द वॉल्केनो के किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, उससे पहले ही आप यू गेट एन ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई। देयर इज अंडर फिलिंग ऑफ द एलवी, ज़्यादा जो आप वॉल्यूम हो गया, अपर साइड हो गया, और वही पूरा जो है आपकी पैथो जो साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पेशेंट, अब गायनी की पेशेंट है, उसमें क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, दैट्स वाई शी इज़ इन ट्रबल। वो तो 18 साल तक हंसती घूमती रही बेचारी, उसको पता भी नहीं है, लेकिन जब उसका वॉल्यूम बढ़ा, सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ, बेचारी आए दिन आप भी यू कम अक्रॉस दिस पेशेंट, ठीक है।
ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? तो प्रेशर वॉल्यूम लूप समझ में आ रहा है तो बाकी चीज़ें बस बिल्कुल आसान है। ठीक है। एटियोलॉजी रियूमेटिक हार्ट डिजीज है, mitral stenosis, there is underfilling of the left ventricle with the volume and the pressure and increased pressure in the upstroke of the volume. This is the answer which examiner wants to hear. ठीक है बेटा, जब तक बॉल आपकी कोर्ट में है यू आर विनर, जब बॉल एग्जामिनर की कोर्ट में चला गया यू विल बी इन बिग ट्रबल। ठीक है ना, तो आपको जो है ना यू हैव बी वेरी सेंसिबल टू आंसर, वो उस वक्त देंगे जब आप चीज़ें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। चीज़ें बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ठीक है। आगे चलें, ये थोड़ा सा जो लॉन्ग केस के लिए जाएंगे तो उसके लिए ये थोड़ी सी चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो आपके मीन ग्रेडियंट कितने हैं कि लेस देन 5, 5 to 10, 10। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है आपका लेस देन 30 होता है, 30 to 50 जो है मॉडरेट है, मोर देन 50 है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है ना, इसके बाद फिर वेल्व एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसके नॉर्मल क्या साइज़ है, 4 to 6 है। ठीक है, क्रिटिकल कहाँ पे आ जाएंगे, लेस देन 1 पे चले जाएंगे। ठीक है ना, अब ये चीज़ें आपको बताती हैं कि अगर इलेक्टिव है तो व्हाट टू डू। ठीक है ना, ये अगेन मेरा अपना बड़ा इंटरेस्ट है टी में, आई डू इट, डिपार्टमेंट का हर बंदा हमारा करता है एंड लव इट। तो ये कुछ पिक्चर्स मैं करता रहता हूँ, तो ये कुछ नेट से ली हैं, कुछ अपनी है। ठीक है, तो यू कैन सी दिस वन हियर, यू कैन साइज, यही हम बात कर रहे हैं, अंडर फिलिंग हो रही है ना यहाँ पे। एल ए साइज देखें कितना बढ़ गया है इसका, एंड दैट प्रेशर गोज बैकवर्ड। ठीक है बेटा, अब ये अगेन गुड फॉर द लॉन्ग केस पेशेंट्स। ठीक है ना, क्या क्या होगा, डिस्निया होगा, हेमेप्टेसिस, जब मैंने कहा कि जब उस बेचारी के मुंह से आता है तो दे गेट बरिड। हेमेप्टेसिस, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस, फटीग, पैल्पिटेशन, माइट्रल फेसिस, आपका साइंस ऑफ राइट हार्ट फेलियर, एलिवेटेड जेवीपी, हेपेटोमेगली, पेरिफेरल। दिस इज़ वेरी लेट साइंस, क्योंकि वो पेशेंट बेचारी डॉक्टर के पास गई नहीं, या डॉक्टर बेचारे ने उसको डायग्नोज ही नहीं किया। दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना। ठीक है, टेपिंग ऑफ अपेक्स बीट, वेरी पार्ट 2 के कैंडिडेट्स दे शुड नो कि भाई आपको हाउ टू लिसन द मर्मर्स, कॉमनेस्ट है ना, क्योंकि ये पेशेंट में हमारे उसमें रूमेटॉइड डिजीज़ भी होती है। ठीक, असेसमेंट ऑफ द फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी, पी पल्मोनरी। ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होगी, आपको नज़र आ जाएगी लीड 2 में। ठीक है बेटा, साइनसिज्म, अगर आपका इसमें क्या होता है कि जब एमएस की वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है ना, तो यू हैव टू बी वेरी, तो पेशेंट जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन में चले जाते हैं, तो यू हैव टू गेट ट्रीटेड। फिर इको में देखना होता है कि भाई थ्रोम्बस वगैरह है, तो क्योंकि उसको वारफरिन वगैरह पे रखते हैं, कहीं वो थ्रोम्बस किधर भी चला गया तो दैट विल डैमेज कर देगा। ठीक, वेल कैल्सिफिकेशन, स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, एक्सरे मैंने नहीं लेकर आया हूँ। अच्छा, कर्लीज बी लाइन, पेशेंट जो है पल्मोनरी एडिमा में चले जाते हैं। ठीक है ना, इको भी अगर आप आईसीयू करते हैं तो अगर आप अल्ट्रासाउंड लीनियर प्रोब रखेंगे तो यू विल सी एन बी लाइंस आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है ना, बड़ा आसान है। एक्सरे में कभी आप इन द मिडल ऑफ नाइट यू आर इन डाउट, जस्ट पुट इट, तो आपको पता चल जाएगा। नीमोथोरेक्स है, जस्ट पुट इट, यू कैन सी द भाई आपको इट वेरी इजी टू डायग्नोस ऑन द अल्ट्रासाउंड के ऊपर। ठीक, अल्ट्रासाउंड है आप लोग करते हैं, आप आईसीयू में है ना। ठीक, इकोकार्डियोग्राफी में माइट्रल वाल्व एरियाज, ग्रेडियंट एक्रोस, अभी हमने बात करी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया क्रिएटिनिन। ठीक है, ठीक है, असेसमेंट कैसे करेंगे? अब एक तो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट होता है, तो दूसरा न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के साथ होता है। ठीक है, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, आप यू ऑल हैव गॉन थ्रू इट। ठीक है बेटा, फंक्शनल। ठीक है, अब ये जो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट मैट्स जो हैं, ये क्या है, सब्जेक्टिव मेथड टू असेस द पेशेंट फंक्शन एट द वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, एक्सप्रेस इन द मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। ठीक है, पेरी ऑपरेटिव कार्डियक and the long term risk are increased in patients unable to meet the less than 4. ठीक है, 1 ठीक है,
इसमें क्या है कि अगर मेट्स अगर लेस देन 4 है तो पुअर है, 4 to 7 मॉडरेट, 7 to 10 इज़ अ गुड है, 10 से ऊपर है तो वो आपका इज ठीक। 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कितना होता है? 4 में कितना स्टेयर्स अगर आपको कहें क्या यू क्लाइम्ड 10 सही। दीज आर द समटाइम एग्जाम क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड, ठीक। क्लिनिकल रिस्क, अभी हम पेशेंट प्रिपरेशन, क्लिनिकल रिस्क में क्या है, मेजर माइनर एंड द इंटरमीडिएट एंड द माइनर हो गया, ठीक है। मेजर में क्या हो गया आपका, रिसेंट एमआई, unable to unstable or the severe angina, decompensated heart, significant arrhythmia, severe valvular disease. Intermediate में mild angina. अब these are the things which tells you कि we should proceed for the elective or not. Emergency के लिए all together the things are different. लेकिन जब आप elective के लिए जा रहे हैं तो you should know about it to decide go for it or not. Okay? ये तो आप पढ़ा होगा सबने, ठीक है ना, यू हैव सीन दिस थिंग। Asymptomatic patient usually tolerate non-cardiac surgery well. Patient with a poor functional capacity less than 4 need to be considered for mitral valve replacement, ठीक है बेटा। अच्छा, गोल्स क्या है हमारे पास, कैलकुलेट जनरल एनेस्थीसिया विथ मेंटेनेंस ऑफ द एडिक्वेट प्री लोड, आफ्टर लोड, लो नॉर्मल। अब दिस इज आप यू हैव दिस आंसर इज लो नॉर्मल हार्ट रेट। स्लो नहीं बोलना है आपको, स्लो तो 40 भी होता है, ठीक है ना, तो लो नॉर्मल हार्ट, तो कीप इट बिटवीन द 50-60, ठीक है ना, लो नॉर्मल हार्ट। एडिक्वेट प्री लोड, आफ्टर लोड, लो नॉर्मल हार्ट रेट इज इंडिकेटेड इन पेशेंट अंडरगोइंग कार्डियक सर्जरी। स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्योंकि दे आर फिक्स कार्डियक आउटपुट के, एक दफ़ा डायलेट हो गए, प्रेशर गोज डाउन, इट डिफिकल्ट टू टेक इट आउट, ठीक है। माइट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है ना। अब देखिए माइट्रल रिगर्जिटेशन जो है, आप इसमें या तो इन द नेक्स्ट डायग्राम आई विल शो यू, या लीफलेट में प्रॉब्लम होगा, या जो कॉडी में होगा, या पेपलरी में होगा, ठीक है ना। अगर लीफलेट में होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोकार्डाइटिस, रियूमेटिक फीवर, mitral valve prolapse, I will show you in the clip and the उसमें। कॉडी में होगा, कॉडी रप्चर after acute myocardial infarction and bacterial endocarditis। पेपलरी मसल एब्नॉर्मलिटी, इस्कीमिया, ठीक है, पोस्टीरियर पेपलरी मसल, ठीक है। माइट्रल रिगर्जिटेशन सेकेंडरी जो क्या होता है, एन्युलर डायलिटेशन होता है। तो दिस यू विल अंडरस्टैंड इन दिस डायग्राम, ठीक है बेटा। मैंने आज ट्राइड के चीज़ें आपको जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अगर वो क्लियर होंगी तो मैनेजमेंट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि आपका ये दिस इज़ द नॉर्मल एनाटॉमी है, ठीक है। ये आपका क्या है, एंटीरियर माइट्रल लीफलेट, पोस्टीरियर, ये आपके लीफलेट्स हो गए, ये कॉर्डी होगी, ये मसल हो गए, क्लियर हो गया ये, इसमें तो कोई साइंस नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आपके एमआरस कहाँ होंगी, जब इनमें से 3 जगहों में से किधर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या र्यूमेटिक डिजीज़ होगी तो आपके जो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, या जो आपका जो है इन्फार्क्ट हो गया, ये आपकी कॉर्डी आ गई, या पेपलरी मसल्स आपके आ गए। अब इसमें क्या होगा, ये या तो जो आपका जो प्रोलैप्सिंग होगा, या आपका जो है फिलियल चेस्ट, फिलियल होगा। आप देखें ये जो फिलियल में क्या होगा कि लीफलेट इज गोइंग अपवर्ड, तो आपको जो अगर जेट देखेंगे, जेट विल ऑल्सो गो अप। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द इको, लेकिन आपको पता हो कि अगर देखें तो जेट विल गो अपवर्ड। प्रोलैप्सिंग में क्या होगा, इट विल गो डाउनवर्ड, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर क्या है आपका जो है एन्युलर डायलिटेशन। जब एन्युलर डायलिटेशन और इस्कीमिया हो गया तो क्या होगा कि आपका जो माइट्रल वाल्व कॉप्ट नहीं करेगा प्रॉपरली। क्लियर है इसमें कोई चीज़, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, या लीफलेट हो गया, या कॉर्डी हो गई, या पेपलरी हो गई, या आपका एन्युलर डायलिटेशन हो गया। एन्युलर डायलिटेशन में आपका क्या होगा, वही, ठीक है बेटा। अगेन प्रेशर वॉल्यूम लूप आ गया। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि आपका जो एलए से जो प्रेशर आ रहा है, आपका वेल तो बंद नहीं हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एलवी में, रीमॉडलिंग हो रही है क्रॉनिक में, ठीक है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड प्रेशर इंक्रीजेस। अब देखें ये, सॉरी,
हाँ ये ठीक है, ये आपका नॉर्मल है आपका फ्लो प्रेशर वाट, ये आपका जो है बिकॉज ऑफ द एमआर। अब इसमें हो क्या रहा है आपका, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड प्रेशर इंक्रीजेज एंड द पल्मोनरी सर्किट एंड द राइट हार्ट, वही अब हो क्या रहा है कि आपका जो एल से जो प्रेशर वॉल्यूम नीचे आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो बंद ही नहीं हो रहा है तो इट इज़ गोइंग बैकवर्ड। अच्छा, उसमें आपको जब आप जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें आप इको की रिपोर्ट देखेंगे, लिखा होगा EF 60%, यू आर हैप्पी कि यार पर ठीक है, एक्चुअली इट इज़ a 30%। क्यों कि आपका जो LA का जो प्रेशर नीचे वॉल्यूम नीचे आ रहा है, जो आप आ रहा है, तो वो जो है आपका फिर वापस जा रहा है, क्योंकि वैल्व तो बंद हो ही नहीं रहा। जब आप वैल्व को, हम लोग जब माइट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट करते हैं MR के पेशेंट में, पोस्ट आप जब इको करते हैं तो EF उसका 30, दैट इज द एक्चुअल है। तो जब भी MR का पेशेंट आपके पास आए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर डूइंग एन नॉन कार्डिक सर्जरी, क्योंकि वो सर्जन साहिबान हमारे थोड़े बेसब्रे होते हैं, यार ये तो EF 60% है, वो तो आपने तो रिपोर्ट देखी है ना, लेकिन इट इज़ नॉट a 60%। एक तो उसका LV डायलेटेड है, और दूसरा ये कि वो जो वॉल्यूम आ रहा है ऊपर, वो फिर पार्शियली ऊपर भी जा रहा है। जब उसको बंद कर देंगे तो आपका वो एक्चुअल, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई ये 60% नहीं है, ये दिस इज द सिक पेशेंट, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस दोज पेशेंट्स। ठीक है बेटा, तो आपने ये देख लिया कि भाई कि जो है आपका कि ये आपका नॉर्मल है, ये आप देखेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड द प्रेशर दोनों आपके जो है बढ़ गए हैं आपके। ठीक है ना, MS में क्या था, अंडर फिलिंग हो रही थी। ठीक है ना, चलें जी बेटा। ये क्रॉनिक पेशेंट्स क्या होता है, रीमॉडलिंग हो जाती है। ठीक है ना, एक्यूट में यू हैव टू बी मोर केयरफुल, क्रॉनिक में अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो यू हैव टू एवल्यूएट एंड देन थिंक अबाउट टू डू और नॉट डू। ये थोड़े इसको जस्ट फॉर योर नॉलेज है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए इस लेवल के ऊपर कि आपके पास इको की रिपोर्ट आ रही है कि जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको बता रहा है कि इसकी जो है ना रिगर्जिटेंट ओरिफिस कितना है, एंड अगर आप उसकी पिक्चर्स देखेंगे तो यू विल सी इट। ठीक है ना, ये देखें आपका वीना कॉन्ट्रैक्टा है, यू कैन मेयर। अब MR का जेट, ये सिर्फ इसमें देख लें, अगर इफ़ यू विल सी द इको की रिपोर्ट देखेंगे, करते हुए देखेंगे तो क्या होगा, जेट अगर 2/3 तक LV में जा रहा है, इट इज़ अ सिवियर। अगर टचिंग द पेपिलरी मसल, इट इज़ अ सिवियर। फिर माइल्ड है, मॉडरेट है, फिर माइल्ड आता है। ठीक है, तो ये आप उसमें, एंड दीज आर द फिगर्स यू शुड गो थ्रू इट। ठीक है ना, हिस्ट्री में क्या होगा, फटीग, वीकनेस, डिस्निया, डिस्प्लेस एंड फोर्सफुल अपेक्स बीट। आप पेशेंट को लेफ्ट पे कवर करेंगे, आप स्टेथ रखेंगे, दैट विल बी रेडिएटिंग टू द एक्जिला की तरफ जाएगा। ठीक है ना बेटा, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है इन पेशेंट्स में, जैसे MS में था, LA डायलेटेड होते हैं इसमें। ठीक, इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, AF, chest x-ray, left atrial and the left ventricular enlargement, mitral annular calcification, echocardiography, assess the degree, अभी हमने बात करी थी उसमें। अच्छा, asymptomatic patients usually tolerate non-cardiac surgery well. Patients with the poor functional capacity less than 4 need to be considered for mitral valve replacement or repair prior to elective or non-cardiac surgery. ठीक है बेटा, हीमोडायनेमिक गोल्स क्या हैं हमारे, हाई नॉर्मल हार्ट रेट, किसमें हम क्या कहेंगे, वी कीप द हार्ट रेट ऑफ, क्योंकि रिगर्जिटेंट फ्लो आगे जाता रहे उसमें। ठीक है ना, डिक्रीज द टाइम रिंग, अच्छा एडिक्वेट प्री लोड होना चाहिए, लो SVR एंड लो PVR। ठीक है बेटा, उसमें हमने जो है टेट्रोलॉजी में हमने क्या किया था, उसमें हाई क्या था, इसमें आप चाहते क्या है कि फॉरवर्ड फ्लो हो, इसलिए आप जो SVR उसका कम करना चाहिए। अच्छा, रीजनल एनेस्थीसिया क्लास 1 and 2, फंक्शनल क्लास हमने बात करी, दे कैन टॉलरेट वेल। ठीक है, और जो आपकी जनरल एनेस्थीसिया फॉर क्लास 3, बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल वंस योर पेशेंट इज जनरल एनेस्थेटाइज। ठीक है, ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस होगा, एओर्टिक वाल्व में स्टेनोसिस होगा या आपका होगा। ठीक है, अब केस सिनारियो। ठीक है, केस सिनारियो का फ़ायदा ये होता है कि आप
यू गो विद द फ्लो, आप समझ सकते हैं कि भाई व्हाट। अब 40 years old woman scheduled for the radical mastectomy. She is a known case of aortic stenosis. She gives history of chest pain on severe exertion, scrubbing of floor, but can climb a flight of stair without problem. Functional class of about 5 mats. ठीक है। Echocardiography shows AV valve area of 1.2 and LV aortic gradient of 40. Cardiac catheterization is normal and the coronary arteries with normal EF. What are the pathophysiology of aortic stenosis? क्या क्या सवाल हो सकते हैं, ठीक है। How will you assess this patient? How you hemodynamic goal क्या है और anesthetic techniques क्या है, ठीक है। Again causes क्या हो सकती हैं, ज़्यादातर बाइकस वेल्व्स होते हैं, ठीक है। Rheumatic heart disease हो सकती है, calcification ओल्ड एज में degenerative होंगे, ठीक। पैथोफिजियोलॉजी अगेन हो क्या रहा है इसमें, आप ये आपका नॉर्मल है। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देखें स्ट्रोक वॉल्यूम को जनरेट कर इंट्रा, क्योंकि इसमें जो है आपका इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, सही है ना। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो ये आपका पड़ा हुआ है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने के लिए आपका लुक एट द आपका शेप ऑफ द आपका जो प्रेशर वॉल्यूम लूप को आप देखें, ठीक है। सो टू जनरेट ए नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर इज हाई बिकॉज द प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द एओर्टिक वाल्व एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल, ठीक है, ड्यू टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्योंकि क्या हो रहा है, स्टीनोज है ना। अब इन पेशेंट्स में और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स इनिशियली क्या होता है, कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है। जो आपके रिगर्जिटेंट पेशेंट्स में क्या होता है, एक्सेंट्रिक होती है, आपको नज़र आती है एक्सरे में। इनमें जब आपको नज़र आएगी इट इज़ एन दे आर इन द वेरी बैड शेप। तो कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी अंदर ही से जो है ना मसल थिकनेस होती रहती है, ठीक है। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज हाई देन द नॉर्मल है, ठीक है। क्लियर है इसमें कोई चीज़ आप वांट टू, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि यू शुड नो अबाउट द कि आपका नॉर्मल साइज़ क्या होता है, 2.5 to 3.5 होता है, ठीक है। सिवियर एस में क्या होगा, अच्छा, एंड यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दीज ग्रेडियंट्स, ठीक है ना। इतना आपको पता होना चाहिए कि कितना ग्रेडियंट है। अगर आपके हिस्ट्री में आपको लिखा है मोर देन 50 है तो इट इज़ अ सिवियर हो गया, 40 to 50 आपका, ठीक है ना, क्रिटिकल हो गया आपका। इसके बाद माइल्ड क्या होगा, मॉडरेट क्या होगा, यू ऑल शुड नो अबाउट इट, ठीक है। अब ये आपका जो है ये जस्ट फॉर योर एडिशनल उसमें ये आपका जो है अगर आप देखेंगे मर्सिडीज बेंज की तरह है ना। ये आप देखेंगे एओर्टिक स्टीनोसिस जंग बना हुआ है, वेजिटेशंस हैं, कैल्सिफाइड है ये, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ओपन, ये नॉर्मली ओपन हो रहा है, ये आपका जो प्रॉपर ओपन ही नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। लीफलेट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। जो लीफलेट नियर टू द एलए के साइज मैंने आपको बताया था, जो एलए के करीब होगा दैट इज़ द लेफ्ट कॉरोनरी कस्प। जो आपका नियर टू द आपका जो आप उसमें आएगा वो नियर टू द इंटरएटियल सेप्टम होगा, दैट विल बी द नॉन कॉरोनरी कस्प। विच इज़ नियर टू द आरवी, इट इज़ द राइट कॉरोनरी कस्प, ठीक है। तो लेफ्ट कॉरोनरी कस्प, राइट कॉरोनरी कस्प, नॉन कॉरोनरी कस्प। लेकिन ये तो मैंने इस पर बता दिया, लेकिन आपको स्ट्रक्चर के साथ आइडेंटिफाई करना होगा। अब यू कांट से रैंडमली कि भाई लेफ्ट विल बी टूवर्ड्स द एलए, नॉन कॉरोनरी जो होगा दैट विल बी नियर टू द इंटरएटियल सेप्टम एंड दैट विल बी। चलें, ये भी आ गया आपका, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा और भी, ठीक है। तो एक ये एलए पड़ा है बेटा, तो ये लेफ्ट कॉरोनरी कस्प, ये इंटरएटियल सेप्टम है, दिस इज नॉन कॉरोनरी कस्प। ये आपका जो आरवी पड़ा हुआ है, ये है ना आरवी, हमने इनफ्लो आउटफ्लो व्यू किया था ना, तो दिस इज द राइट कॉरोनरी कस्प। ये आप देखें जंक बना हुआ है, ठीक है, कैल्सिफाइड है आपका, ठीक है, ठीक है। आप देखें इसमें नॉट प्रॉपरली ओपनिंग, ठीक है, जो हमने तस्वीर देखी थी वो आपको जाना, दीज आर द टी व्यूज़ हैं, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव व्यूज़ हैं, ठीक। क्रिटिकल एओर्टिक स्टीनोसिस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, आपने एलवी आपने वो लूप देखे थे,
ठीक है, EF कम हो जाएगा, LA प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वेस्कुलर बढ़ जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, RV सडन डेथ, एंड रिजल्ट इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी, रिड्यूस डायस्टोलिक रिलैक्स, सडन डेथ, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट सिस्टमिक। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके वेल्व साइज जो लियंस छोटे होते हैं, लेकिन वो आपको लेकिन उनको सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो आपको इकोकार्डियोग्राफी बोलेगा कि नहीं अभी। तो ऐसे पेशेंट्स में फिर ड्यूबुटामाइन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, टू सी द एडिक्वेट साइज क्लिनिकली एंड द साइज ऑफ द वेल्व। तो जस्ट रिमेंबर ड्यूबुटामाइन स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस दे के आप देखते हैं कि भाई पेशेंट रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंजाइना, A और S को याद कर लें। एंजाइना इन सिंकोपी होती है, ठीक है ना, ये दो चीज़ें होती हैं, तीसरी चीज़ ब्रेथलेसनेस, तो ये आपको याद रहेगा, A and S, एंजाइना एंड सिंकोपी देन ब्रेथलेस, ठीक। Symptoms do not correlate well with the severity of stenosis. Some patients with a small valve area can be asymptomatic, जो मैंने अभी बात की। तो अगर इको का जो कार्डियोलॉजिस्ट को डाउट है तो what is suggested to go for an ड्यूबुटामाइन स्ट्रेस टेस्ट। स्लो राइजिंग पल्स, ठीक है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। अच्छा, ये भी मर्मर पूछा जाता है। पुट द स्टेथोस्कोप ऑन द राइट साइड, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, एंड दैट मर्मर इज रेडिएटिंग टू द नेक, ठीक है ना, सिस्टोलिक मर्मर आपका। इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, ECG, चेस्ट एक्सरे, इको करेंगे आप, कार्डियक कैथेटराइज। ये पेशेंट जो भी नॉर्मली 40 से ज़्यादा हो तो दे शुड गो फॉर एंजाइना टू एक्सक्लूड फॉर द पेन इज़ बिकॉज ऑफ द AS की वजह से, या जो है वो आपका एंजाइना की वजह, कोरोनरी एंजाइना की वजह। सो यू हैव टू एक्सक्लूड, क्योंकि वंस यू आर गोइंग फॉर एन ओपन हार्ट सर्जरी तो सिर्फ वेल्व करके आ जाना और उसका वो रह जाए तो पेशेंट विल सफ़र। पहले तो ऑफ नहीं होगा और प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, रिस्क असेसमेंट आपका, इलेक्टिव symptomatic patient for elective non-cardiac surgery should be valve replacement होना चाहिए। Asymptomatic patient for elective surgery associated with the marked fluid shift thoracic, जो abdominal major orthopedic with the gradient across the valve more than 50। हमने कहा था ना कि 50 अगर आ रहा है तो उसका साइज जो है वो 1 से भी कम होता है, ठीक है ना, तो they should go for the valve replacement। Asymptomatic patient for the intermediate or the minor surgery जो हमने जो कराए तो दे कैन बी डन अंडर दैट वन। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का पेशेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो इफ़ यू गो थ्रू द थिंग्स देन इट विल बी इजी फॉर यू एंड फॉर गुड फॉर द पेशेंट टू मैनेज, ठीक है। कैन वी मूव फॉरवर्ड? गोल्स फॉर द प्री ऑफ मैनेजमेंट आपके लो नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है ना, लव्स नो नॉर्मल हार्ट रेट, मेंटेन साइनस रिदम, 40% स्ट्रोक वॉल्यूम इज कंट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये पेशेंट समटाइम AF में होते हैं, ठीक है ना, तो टारगेट हो या तो उसका AF को स्लो कर दें आप उसको, क्योंकि आपका वहाँ से भी तो कार्डियक आउटपुट आ रहा है। एडिक्वेट वॉल्यूम लोडिंग है, हाई नॉर्मल SVR, ठीक। चॉइस जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, क्यों कि आपका ये फिक्स कार्डियक आउटपुट के हैं, अगर डायलेट करके प्रेशर बैठ गया देन इट विल बी इन बिग ट्रबल, ठीक है बेटा। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट शुड बी मैनेज इन हाई डिपेंडेंसी और ICU वॉट एवर अवेलेबल टू इन योर हॉस्पिटल। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन ऑफ द वेजोकंस्ट्रक्टर may be required to maintain the hemodynamic. Pain management is very important, ठीक है, ओके। Regurgitation with a normal with a non-cardiac surgery, अब ये भी केस है, आपका सिनारियो है 40 years scheduled for the cholecystectomy, comes for the perioperative assessment, she gives history of dyspnea and palpitation और climbing 1 flight of stairs, pulse। अब ये 4 चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट। वाटर हैमर पल्स हो सकता है, आई विल टॉक ऑन द कमिंग स्लाइड, एक या 2 स्लाइड्स हैं, ठीक है। डीमेसिट साइंस है, कॉरिगन साइन है, ये पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऑस्कल्टेशन, डायस्टोलिक मर्मर, सेकंड इंटरकॉस्टल पे, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, ये चीज़ें नज़र आ गई। तो ये जब लॉन्ग केस करते हैं तो इस तरह से ही होता है, ठीक है। हाउ डू यू एसेस द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ कार्डियक पेशेंट्स, हमने अभी बात करी है, ठीक है ना। व्हाट आर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ पेशेंट इन द टर्म्स ऑफ द मैट, व्हाट वुड यू सजेस्ट रिगार्डिंग द सर्जरी, आर यू व्हाट आर
your hemodynamic goals in such patient. ठीक है. Again, ठीक है. क्या हो सकता है, कॉमनेस्ट क्या होता है यार, रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है. ठीक है बेटा. इसके बाद क्या होगा, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ट्रॉमा हो सकता है, एओर्टिक डिसेक्शन. आप ट्रॉमा में सेंटर में जाते होंगे, यू कम अक्रॉस विद एओर्टिक मार्फिन सिंड्रोम, नहीं आ रहा. ठीक है. तो रूमेटिक हार्ट डिजीज इज द कॉमनेस्ट है. बाकी जो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, ट्रॉमा के पेशेंट हो सकते हैं, मार्फिन सिंड्रोम से लंबे पेशेंट होते हैं. यू गॉन थ्रू दिस वन, सॉरी. ठीक है बेटा. अगेन कमिंग टू है ना, ये आपका नॉर्मल है. क्या हो रहा है इसमें, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है. यू कैन सी एंड डायस्टोलिक प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड. ठीक है बेटा. सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ हाई एंड डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर इज ग्रेटर देन नॉर्मल बिकॉज ऑफ रिगर्जिटेशन ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. ये है ना आप, ये आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन है, ये रिलैक्सेशन है आपका. ठीक. ठीक है. यहाँ पे आपका वेल्व बंद हो रहा था एओर्टिक, यहाँ पे आपका खुल रहा था. ठीक है. ये क्रॉनिक, उसमें रीमॉडलिंग हो जाती है. ठीक है ना. नाउ दिस वन इज द जस्ट एन डायग्राम है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है. सॉरी. ठीक है बेटा. ये आपका नॉर्मल हो गया. ये रिगर्जिटेशन में आपके दिस हाउ यू सी द पेशेंट, क्योंकि जो पेशेंट जो वाल्व है इट्स नॉट क्लोज प्रॉपरली. ठीक. सो अगेन दिस इज द टी व्यू है आपका. ठीक है. आप ये देखेंगे कि जब हम बात करते हैं, एक सेकेंड में, जब हम बात करते हैं, दिस इज द मिड एसोफेजियल व्यू है आपका. ठीक है. अब इसमें आप देखेंगे दिस इज द राइट कोरोनरी कस्प है, दिस इज द नॉन कोरोनरी कस्प. अब यू कैन सी द कलर जब डालते हैं तो यू सी द ग्रेडियंट, कितना ज़्यादा है ग्रेडियंट, उसमें ओपनिंग कितनी आ रही है. ठीक है ना. फ्लो कितना आ रहा है. अगर वो 2/3 ऑफ द एलवी की तरफ जा रहा है तो दैट इज है ना सिवियर हो जाता है. नाउ दीज आर द इको रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप देखते हैं कि जो आपका रिगर्जिटेंट वॉल्यूम कितना है, कलर डॉपलर जेट जो मैंने बात की थी, ये अगर आप लाइव अगर देख रहे हैं तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है ना. कि 20 लेस देन 25% ऑफ एलवीओटी अगर आपका जेट है तो ये माइल्ड है, 25 to 65 है तो ये आपका मॉडरेट है. यू कैन सी इट इन देयर. ये जेट कितना बड़ा आ रहा है, मोज़ेक टाइप का होता है. ठीक है ना. ठीक है. अब हिस्ट्री एग्जामिनेशन वही आपके सेकेंड डिस्निया सेकेंडरी टू द पल्मोनरी कंजेशन, पैल्पेशन, वाइट पल्स प्रेशर, वाटर हैमर पल्स होता है. ठीक है. कोलैप्सिंग पल्स, कॉरेगन साइन क्या होगा, विजिबल नेक वेन्स. ठीक है बेटा. डी मसुट साइन क्या होगा, हेड नॉडिंग, क्विंकी साइन, विजिबल पल्सेशंस इन द आपकी फिंगर में. ये 4 चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र आती हैं. डायस्टोलिक, दूसरा इसमें क्या होता है, पल्स प्रेशर वाइड होता है. ठीक है ना. आप देखेंगे कि सिस्टोलिक 120 आ रहा है, डायस्टोलिक 50 आ रहा है, तो दैट गिव्स यू एन अलार्म कि भाई जब आप कर रहे हैं कि भाई बाकी चीज़ें भी होती हैं लेकिन पल्स प्रेशर इसमें वाइड होता है. अच्छा, मरमर कहाँ कैसा होगा, डायस्टोलिक मरमर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉन्ग केस वगैरह होता है, अगर कोई आ जाता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि भाई आपका सेकेंड इंटरकॉस्टल पे राइट डायस्टोलिक मरमर आप करके यू कैन डू इट. आजकल तो हम पेपर के ऊपर जा रहे हैं लेकिन यू शुड नो अबाउट इट. क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे, कार्डियोमेगली, बूट शेप. अब इसमें क्या होता है, एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है. ठीक है. ईसीजी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इको आप हमने बात कर ली है अभी. पेरी ऑपरेटिव के असिम्प्टोमेटिक पेशेंट यूजुअली टॉलरेट द नॉन कार्डिक वेल. पेशेंट विद द फंक्शनल कैपेसिटी वही कि लेस देन 4 है तो गो फॉर द सर्जरी, ज़्यादा है तो यू कैन गो. इन पेशेंट्स में अगेन यू कैन गिव है ना स्पाइनल और एपिड्यूरल अगर उसका फंक्शनल क्लास 1, 2, 3. ठीक है. हाई नॉर्मल. अब इसमें देखें लफ्ज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लफ्ज़ों के. ठीक है. हाई नॉर्मल, सो यू कीप अप टू द 9 बिकॉज टू ये नॉन कार्डिक सर्जरी के लिए आ रहा है तो यू हैव टू कीप है ना
आपको बढ़ा के रख, रिगर्जिटेंट को फॉरवर्ड फ्लो हो जाए, एडिक्वेट वॉल्यूम लोडिंग है, लो SVR एंड मेंटेन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हीमोडायनामिक, अच्छा इसको आप देखें, जब भी ये 2-4-5 स्लाइड्स हैं, इसमें ये है कि जो भी आपको लियन नज़र आ रहा है, कंबाइंड लियंस आ रहे हैं, जैसे आपके साथ था एओर्टिक स्टेनोसिस माइट्रल है, तो अब यू विल ट्रीट है ना डोमिनेंट लियन, तो आपकी हीमोडायनामिक जो हमने 4 पीछे की हैं उसको यू हैव टू कंसीडर दैट वन। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस माइट्रल रिगर्जिटेशन है, व्हिच वन इज द डोमिनेंट, यू हैव टू ट्रीट दैट वन अकॉर्डिंग टू एनेस्थेटिक मैनेजमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट लियन। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट लियन। ठीक है, ये भी आपके, मैं आई एम नॉट गोइंग बिकॉज अब इसके बाद भी एक इस्कीमिया की इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आ रहा है, वो भी आपको कराना है। अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको बता, ये एक सिनारियो है आपकी लेवल पे तो शायद नहीं रिकॉर्डेड, तो सेकंड फेलोशिप वालों के लिए है, लेकिन ये कि से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसका प्रोस्थेटिक वाल्व लगा हुआ है, लेकिन ये तो नॉन कार्डिक में भी आ सकता है ना आपके लिए, कि 56 ईयर लेडी नोन केस ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज सिंस एज 16 ईयर्स, undergone successful mitral valve replacement, 11 years previously sustained fall, fracture of the neck of the femur, right femur. She has scheduled for the hemi replacement arthroplasty. She was known diabetic, on insulin therapy. She was receiving oral warfarin too. अब this is the point what we are going to do. सर्जरी भी करनी है, she is afebrile, patient is electro, क्योंकि वाल्व तो रिप्लेस हो गया, अब she is on the anticoagulants के ऊपर, ठीक है ना। तो हर इको शोज 54% इंजेक्शन है, चेस्ट एक्सरे रिवील मैकेनिकल वाल्व एंड द वाल्व स्टेनोटमी स्विचेस एंड कार्डियोमेगली। क्वेश्चन क्या है, प्रोसीजर्स टू बी डन अंडर रीजनल एनेस्थीसिया। शी इज अ टैप ऑफ 5 मिलीग्राम पर डे, हर INR इज 3.5। हाउ यू विल प्रोसीड, तो स्पाइन तो नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है ना। सो वारफरिन शुड बी स्टॉप 5 डेज बिफोर, ठीक है ना। इसके बाद ब्रिजिंग थेरेपी करेंगे, ठीक है ना। तो आप उसको जो हेपरिन पे लेके जाएंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट अनफ्रैक्शनेटेड। लो मॉलिक्यूलर वेट का क्या है कि जो ड्यूरेशन है शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है ना, तो यू कैन स्टॉप बिफोर 6 आवर्स एंड देन यू कैन कर दें। अगर लॉन्ग जो अनफ्रैक्शनेटेड है उसकी 12 आवर्स है आपको, ठीक है ना। एंटीबायोटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एम्पिसिलिन, जो भी आपकी ID की गाइडलाइंस हैं, लेकिन एम्पिसिलिन एंड जेंटासिन, क्योंकि जो आप ग्राम नेगेटिव को अच्छा कवर करता है, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में जो है आपको जेंटासिन इज़ वेरी चीप एंड दैट कवर्स है ना आपको ग्राम नेगेटिव इंस्ट्रूमेंटेशन जहाँ पे होती है, तो दैट इज़ गुड वन, ठीक। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, द इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। इसकी टोटल 20 स्लाइडें हैं, जस्ट टू कि भाई ज़्यादा थके नहीं आप, ठीक है। Again with a scenario, ठीक है बेटा। 55 years old, scheduled for elective cholecystectomy. He has a past history of myocardial infarction 5 months ago. Placement of coronary stent LAD. Has history of diabetes type 2. He is on the atenolol, diltiazem, losartan, occasional sublingual nitroglyceride. ठीक है बेटा। What are the preoperative predictors for the perioperative cardiac morbidity? हमने किए हैं, अभी हमने जब वैल्वुलर डिजीज़ कर रहे थे, जो रिस्क फैक्टर्स मेजर, इंटरमीडिएट एंड द माइनर, अभी हम कर चुके हैं इसको, ठीक है बेटा। हाउ यू विल असेस द फंक्शनल कैपेसिटी, अगेन या ड्यूक क्लासिफिकेशन है या न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन के थ्रू करेंगे आप, ठीक है ना। उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्योंकि ये क्लासेस का पता है कि क्लास 1 एंड 2 को यू कैन प्रोसीड, इफ इलेक्टिव सर्जरी है पेशेंट, क्लास 3 एंड 4 के लिए यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है ना। or you have to optimize or you have to think about given a second thought. Functional capacity अभी हमने करी है, अगर MET less than 4 है तो proceed for the underlying cause को treat करें, और अगर बाकी है तो you can do for it, ठीक है। What is the normal coronary blood flow? Any idea? Examining candidate कौन है, जो भी सभी हैं तकरीबन, तुक्का मारें कोई, तुक्का मारो यार कोई नहीं, चलो ठीक है। दिस इज़ द 4 to 5% ऑफ द नॉर्मल कार्डियक, दैट इज़ 225 ml, ठीक है। coronary blood flow is the pressure gradient between the aorta and the ventricle, ठीक है बेटा। what is the determinant of the myocardial oxygen demand and delivery? very easy, ठीक है ना। वॉल मोशन हो गया, प्री लोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है।
यही है ना, सही। ऑक्सीजन डिलीवरी डिपेंड्स ऑन कार्डियक आउटपुट है आपका, हार्ट रेट है, कोरोनरी ब्लड, कोरोनरी वेस्कुलर टोन, एनीमिया, हाइपोक्सिया डिक्रीज द कोरोनरी डिलीवरी। व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया? हाँ, ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है ना। मायोकार्डियल इस्कीमिया का कोरोनरी ब्लड फ्लो इज इनएडिक्वेट। नॉर्मली हमारी कोरोनरी साइज़ क्या होती है, 2 to 4 होती है। अगर आपका पेशेंट जो है आपका एक्सर्शनल एंजाइना हो रही है तो कोरोनरी साइज़ आपकी 0.1 mm होगी। अगर आपका जो रेस्ट पे है तो 0.65 होगी, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट आ गई है, बहुत एडवांसमेंट आ गई है। जो अभी कोरोनरी बाईपास के लिए पेशेंट्स आते हैं, वो जो सर्जरी के लिए आते हैं तो वो मकसद है कि हमारे पास तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन आप बाहर के मुल्कों में दे गो फॉर दीज प्रोसीजर्स, ये इन्वेसिव प्रोसीजर्स। जस्ट फॉर यू टू ऐड योर नॉलेज कि अभी जो है ना ड्रग एल्यूटिंग बलून्स आ गए। पहले ये, ठीक है ना, ड्रग एल्यूटिंग बलून्स, एक तो स्टेंट्स थे ना, अब ये बलून्स आ गए। बलून्स ये होते जैसे अगर एलईडी की जो डिजिटल टेरिटरी है उसमें वो नहीं जाते थे ना, स्टैंड नहीं जा सकता, तो दे आर डूइंग द बलून, उसके ऊपर बलून, ड्रग एल्यूटिंग बलून के साथ खोल देते हैं, फिर वो दैट कॉजेज रीमॉडलिंग कर देता है। दैट इज़ सम पेपर्स अभी आए हैं, प्रेजेंट हुए हैं कि भाई जो आर्टरी की शेप है वो ओरिजिनल में आ जाती है। स्टेंट में तो आपने तो 2.5 का लगाया तो 2.5 का ही जाएगा ना, लेकिन वो बलून के साथ। तो अभी जो छोटी छोटी, तो काफ़ी एडवांसमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। पहले ये बलून जैसे स्टैंड जहाँ नहीं जा सकता था तो वो कहते थे नहीं यार आप जो है ना बाईपास करा लो, अब तो कहते हैं कि भाई बलून, ड्रग एल्यूटिंग बलून के साथ आप खुलवा लें, तो यू गेट है ना, बाकी मेडिकल थेरेपी कर लें, यानी गो फॉर इट, ठीक है। तो आपका जो एंजाइना और रेस्ट होता है तो साइज़ क्या हो जाती है, 0.65। और जो अगर एक्सर्शनल पे नॉर्मल हमारी क्या होती है, कोरोनरी ब्लड फ्लो कितना हो गया, तो होता क्या है आपका कि फ्लो ही आगे नहीं जा रहा होता है, ठीक है ना। चलें जी, इंसिडेंस ऑफ पेरी ऑपरेटिव री इन्फॉक्शन फॉर द मायोकार्डियल सर्जरी। अब इंसिडेंस जो नॉर्मली अगर लिटरेचर को खोलेंगे 0.6 से लेकर 36% तक होता है, लेकिन वो इंसिडेंट कब होता है, लेस देन, जो अगर मंथ तक MI है तो देयर आर चांसेस ऑफ एन री इन्फॉक्शन। इसीलिए जो NHS वगैरह में जो आपके जो करते हैं कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी ऑफ द पेरी ऑपरेटिव डेथ्स में, तो 1 महीने का पूरा पीरियड होता है उसमें, दैट स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ ऑपरेशन टिल 30th डे। तो उसमें आपका जो है ऑपरेटिंग रिकवरी एरिया, ICU एरिया, इफ़ द पेशेंट वार्ड में है, नर्स है, दे ऑल आर इन्वॉल्व टू इंक्वायर। घर में गया तो क्या हुआ, तो पेरी ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंक्वायर पेरी ऑपरेटिव दैट कवर 30 डेज आपका, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि करंट जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और ACC गाइडलाइन है फॉर द पेरी ऑपरेटिव कार्डियोवैस्कुलर एवोल्यूशन कन्फर्स द हाई रिस्क इफ़ द MI इज़ लेस देन 1 month ओल्ड, ठीक है ना। Again, how you will define an acute MI? कुछ तो बोलो यार, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है यार। लेस देन 1 week, ठीक है ना, सही है। What is the recent MI? More than 7 days, ठीक है ना। What is the prior MI? ठीक है, prior MI is defined as MI that occurs more than 30 days before surgery. So this is very important, ये एग्जाम में टेबल पे भी पूछा जाता है, ठीक है। As this patient is stent 5 months back, what are the guidelines for thrombolytic therapy? क्लोपिड्रॉल और आप एस्कार्ट तो देते हैं उसको, ठीक है ना। अगर बलून वेलवॉटमी हुई, बलून एंजियोप्लास्टी हुई है तो यू हैव टू कंटिन्यू फॉर 3 weeks टाइम। अगर उसको 2 स्टेंट होते हैं ना, या बेयर मेटल होता है या ड्रग एल्यूटिंग होता है, अगर बेयर मेटल होगा तो आपको 6 weeks तक देना है। अगर आपको जो है जो आपका जो ड्रग एल्यूटिंग है तो 1 year तक आपको देना है, ठीक है ना। अब आपकी जो नॉन कार्डियक सर्जरी के लिए पेशेंट आ रहा है, आपकी तो स्ट्रेटजी चेंज हो गई ना। अब एक तरफ आप जो है वो जो पेशेंट जो है वो
मेडिसिन ले रहा है, एक तरफ आप सर्जरी करने जा रहे हैं, एक तरफ वो कह रहा है कि ब्लीडिंग हो जाएगी, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? सो दिस इज द टाइम यू शुड नो व्हाट टू डू, ठीक है ना बेटा? सो अगर ये चीज़ें आप स्टॉप करेंगे, स्टॉपिंग द एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन पेरी ऑपरेटिव एसोसिएट विद वेरी हाई कार्डियक कॉम्प्लिकेशन रेट, क्योंकि वो स्टेंट बंद हो जाएगा, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जो रिकमेंडेड है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? सो would you recommend this patient elective cholecystectomy? You can postpone that one, ठीक है ना? So elective surgery should be postponed, there is no harm at all. If this surgery, benefit of surgery is more than the risk, and the patient has the bare metal stent 3 weeks ago, what you are going to do? फिर ब्रिजिंग थेरेपी करेंगे। हमने अभी बात करी थी, जब वेल्व की बात करें तो यू हैव टू, क्योंकि आप बंद नहीं कर सकते, फिर सर्जरी से पहले आप बंद कर दें, देन यू कैन स्टार्ट दैट वन, ठीक है बेटा? ये कुछ मेडिसिन हैं, जैसे आपकी जो मैकेनिज्म एस्प्रिन है, इनहिबिट द साइक्लो। जी बेटा, हाँ देखिए, अब डिपेंड करता है ना कि इलेक्टिव सर्जरी आ रही है, सॉरी ट्रॉमा की पेशेंट इमरजेंसी सर्जरी आ रही है, तो यू हैव टू कैरी ऑन, दैट इज द टाइम you are there to give your opinion what to do, तो you have to start in a bridging। तो 6 आवर्स पहले तो आपने बंद कर दी, लेकिन ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल, देखिए ट्रॉमा में क्या है, आपको डैमेज कंट्रोल करना है ना आपको, अगर आपने वो कंट्रोल कर लिया, देन यू स्टार्ट योर वॉट एवर पेशेंट वॉज गेटिंग दैट वन, ठीक है बेटा? हैप्पी, देखा आपने एस्प्रिन वगैरह, ये मैंने सिर्फ इसमें इसलिए डाला है कि जस्ट टू रिकॉल आपको कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेस 7 डेज है, डिसकंटिन्यू बिटवीन 3 to 7 डेज, ठीक है? स्टिल इट इज़ एन, एक नई गाइडलाइंस आई हैं, लेकिन यू हैव टू बी, जो ये है फॉलो दैट वन, ठीक है? बहुत सारा लिटरेचर में तो बहुत कुछ आ रहा है, जो नई रिसेंट एडवांसेस आ रही हैं। This patient comes after 8 weeks for elective cholecystectomy and he is on atenolol, ACE inhibitors, losartan. Will you continue these pre-operatively? तो लिटरेचर क्या कहता है कि बीटा ब्लॉकर्स को कंटिन्यू करें, बाकी जो है आपके बंद कर दें आप, ठीक है ना? एक एनेस्थीसिया में 2 चीज़ें, एक एडवांसेस हैं, एक जो है आपकी कंट्रोवर्सीज हैं। तो अगर कंट्रोवर्सीज में देखेंगे बोलेंगे एसी भी चलाएं, लेकिन आपके लिए क्या जो प्रैक्टिकली है कि बीटा ब्लॉकर्स कंटिन्यू करें, बाकी आप बंद करें। एनेस्थेटिक कंसिडरेशन इन पेशेंट्स विथ, क्या क्या करेंगे, आपका जो सप्लाई एंड डिमांड को आपको एडिक्वेट रखना है, ठीक है? गुड एनाल्जेसिया इज इम्पॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन लेवल आप कीप मोर देन 9, ठीक है? मायोकार्डियल इस्कीमिया may occur during the emergence and extubation, hypertension, tachycardia should be avoided, post-op patients should be kept in high dependency, so all these type of patients should be kept in the first 24 in the ICU to avoid all the things के जब pain ना हो, कुछ भी ना हो उसमें। Monitoring, what monitoring are useful detecting the ischemia intraoperatively? ECG, और क्या ECG में क्या, lead to या V5, कैसे V5 कैसे करेंगे, V5 को कैसे लगाएंगे लीड्स? दिस इज अगेन द क्वेश्चन, एग्जामिनिंग क्वेश्चंस हैं। आपकी जो राइट जो है कहाँ जाएंगी, मैन्यूब्रम पे आ जाएंगे, लेफ्ट वाला कहाँ जाएगा, इंडिफरेंट पे आ जाएगा, ठीक है? और बाकी इंडिफरेंट जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगा। मॉनिटर कहाँ करेंगे आप, लीड 1 पे करेंगे। 89% ऑफ एसटी चेंजेस आपको लेफ़्ट साइड की आपको नज़र आ जाती हैं। और अगर आप लीड 2 पे जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो है आपको जो इन्फीरियर वॉल को आप डायग्नोस कर सकते हैं, राइट साइड का आप कर सकते हैं। इसमें आप देखें, यही मैंने आपको बताया ना अभी, इसमें anterior and the lateral ischemia can be detected by placing the right arm electrode on the manubrium, left arm on the indifferent, ठीक है ना? आप left arm electrode V5 indifferent and the lead and the left shoulder. When the lead 1 is selected for the monitoring, modified V5 lead displays CM5 detect 89% of ST segment changes
ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर इस्कीमिया। तो लीड्स को आपने चेंज किया ना, ये वाली आप मैन्यूब्रम पे आ गई, ये इंडिफरेंट आ गई, वो आपने लेफ्ट शोल्डर पे लगा दी। मॉनिटर आपने कहाँ किया? लीड 1 पे किया। तो 89% ऑफ एस टी चेंजेस यू आर सीन। जब आप लीड 2 लगाते हैं, नॉर्मल हम वही लगाते हैं ना लीड 2, तो वो आपको क्या, लीड 2 अलाउज डिटेक्शन ऑफ एरिथमियाज एंड इंफीरियर वॉल। देखें, जब आप कॉरोनरीज को आप स्टडी करते हैं ईसीजी में, अगर आपको कहा जाए कि आप ईसीजी में बताएं कि कौन सी चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं, तो 2, 3 एन AVF आपको क्या बताएगा? इंफीरियर वॉल बताएगा। 1 एन AVL क्या बताएगा? सर्कमफ्लेक्स लेफ्ट साइड की। और V1 से लेकर आप नीचे जाएंगे तो आपको एंटीरियर वॉल हो गया, LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो 2 सिस्टम्स आपको ईसीजी में आपको जो लेफ्ट सिस्टम बता रहे हैं, वो 2, 3 एन AVF आपको क्या बता रहे हैं? तो आप मॉनिटर क्या कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं तो इंफीरियर वॉल दिखाएगा, और प्लस आपको क्या दिखाएगा? एरिथमियाज दिखाएगा। लेकिन जब आप V5 में जाते हैं, हम LAD को विडो आर्टरी बोलते हैं। इट सप्लाइज है ना 70% ऑफ योर LV। अगर LAD 100% बंद हो गई है, अगर आपका जो डोमिनेंट फ्लो नहीं है, तो इट इज़ अ डिज़ास्टर। ठीक है ना? तो V5 का फ़ायदा ये है कि यू आर लुकिंग एट द लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं। ठीक, लेकिन ECG से भी ज़्यादा जो रैपिड चेंजेस नज़र आ रही हैं, वो किस में आती हैं? T में नज़र आती हैं। ट्रांसइसोफेजियल में चेंजेस आर सीन बिफोर द ECG। ठीक है बेटा। और PA कैथेटर्स आप देखेंगे, ठीक है ना, PA कैथेटर वॉल्यूम स्टेटस को, अगर पेशेंट का राइट एंड लेफ्ट हार्ट सही है तो आपको CVP सफिशिएंट, लेकिन वरना अगर आपका कंप्रोमाइज है लेफ्ट हार्ट, तो फिर PA कैथेटर आपको इज इंडिकेटर टू नो अबाउट द वॉल्यूम स्टेटस। वैसे UK में जो है वो जो लिटरेचर आ रहा है, जो भी है, तो TE हैज़ रिप्लेस द PA कैथेटर्स। इट इज़ यूज्ड, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है TE को करते हैं। एनीस्थेटिक्स आर वेरी कॉम्पिटेंट, हम लोग भी करते हैं, ये रूटीन वी आर डूइंग ऑल द TEs इन ऑल द पेशेंट, लेकिन ये कि TE इज़ रिप्लेस द PA कैथेटर्स। ये आपका TE व्यू है आपका। ठीक है, ये आपका, अब फ़र्क क्या है? ये ट्रांस इसोफेजियल में और ट्रांसथोरेसिक में फ़र्क क्या है कि व्यू उल्टा हो जाता है। दिस इज़ द TE व्यू है, ठीक है ना, ट्रांस गैस्ट्रिक व्यू है। अब ये आपका क्या जो एक सेकेंड, ठीक है बेटा। अब इसमें आप देखेंगे कि दिस इज़ द इंफीरियर वॉल, RCA की, सॉरी, ये आपकी इंफीरियर वॉल है, RCA की टेरिटरी बता रही है। ये आपका LAD की टेरिटरी है, ठीक है। एंटीरियर वॉल, ये आपका लेटरल वॉल सर्कमफ्लेक्स है। ये आपका एंटीरियो सेप्टल, ये आपका जो है इंफीरियो सेप्टल, ये एंटीरियो सेप्टल। तो ये आपका सेप्टम आ गया। ये आपके डोनट्स आपको नज़र आ रहे हैं, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल, एंटीरियर पेपिलरी मसल, ठीक है। तो फ्रैक्शनल जो शॉर्टनिंग है वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी अगर कॉन्ट्रैक्शन अच्छी है, दैट सिग्निफाई कि जो आपकी इस्कीमिया डिटेक्ट्स एन इस्कीमिया अर्ली देन द जो आपका ECG से, ठीक है ना। और यू कैन सी कि भाई आपके चारों टेरिटरीज, जो तीनों टेरिटरीज जो हैं, इंफीरियर, लेटरल एंड एंटीरियर एंड सेप्टल, आर वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। जो हमने बात करी थी ECG में, ठीक है, ये हमने राइट आर्म को हमने कहा मैन्यूब्रम में लगा दिया, ठीक है। लेफ्ट आर्म को हमने इंडिफरेंट पे लगा दिया, ठीक है ना, अपेक्स यहाँ पे लगा दिया, ये अपेक्स पे। और जो आपकी दूसरी थी इंडिफरेंट, डेटा ऑन द लेफ्ट शोल्डर पे। मॉनिटर हमने कहाँ पे किया? लीड 1 पे किया। और क्या 89% ST चेंज होती है से आपका जो लेफ्ट साइड की आपको दिखा रहा है, ठीक है बेटा। ये वाला, ये व्यू जो है, सॉरी, ये शॉर्ट एक्सिस व्यू है। दिस इज द शॉर्ट एक्सिस व्यू इन ट्रांसगैस्ट्रिक में है, और दैट इज शोइंग द ऑल रीजन्स ऑफ द हार्ट विच आर सप्लाइड बाय द कोरोनरी आर्टरीज। ये आपकी इंफीरियर वॉल है, RCA को सिग्निफाई कर रहा है, जिसको हम ECG में 2, 3 एंड AVF पे देखते हैं।
ये आपका जो है टेरिटरी है आपकी एंटीरियर वॉल की है, ठीक है, जो आपकी V1 से आपको V1 से नीचे आप देख V1 V3 V2 V3 V4, ठीक है। ये आपकी जो है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। एलएडी जो लेफ्ट मेन की दो मेन ब्रांचेस है ना, एलएडी एंड सर्कमफ्लेक्स। तो एलएडी ये हो गई, ये सर्कमफ्लेक्स हो गई। ये 1N AVL ईसीजी में अगर आप चेंजेस नज़र आ रही हैं 1N AVL में, तो इसका मतलब सर्क आपकी इन्वॉल्व है। 2-3N AVF में आ रही है तो इंफीरियर वॉल इन्वॉल्व है। V1 V2 V3 V4 ये आपकी आ रही हैं तो ये आपकी एंटीरियर वॉल है। ये आपका है एंटीरियर वॉल है, तो ये एंटीरियर सेप्टल हो गया, ये इंफीरियर सेप्टल हो गया, ठीक हो गया। पार्डन जी, ये लेटरल वॉल 1N सर्कमफ्लेक्स, ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये आपकी एलईडी, सॉरी ये आपकी एलईडी की टेरिटरी आ गई। एलईडी इंफीरियर वॉल, राइट कोरोनरी, सर्कमफ्लेक्स, सेप्टम, इंफीरियर सेप्टल, एंटीरियर सेप्टल, ये डोनट्स हैं। जब गुड व्यू ये है कि यू कैन सी बोथ पेपिलरी मसल, पोस्टीरियर पेपिलरी मसल, एंटीरियर, ठीक है बेटा। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप इसको पिक्चर में देखें आप, और दिस शुड कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग के 30% आपके जो इस तरह से अंदर जाना चाहिए उसमें, ठीक है। सो दैट सिग्निफाई चारों आपके जो है मूव कर रहे हैं, तो इट सिग्निफाई कि इसकी, तो कोई भी अगर पोर्शन या डिस्काइनेटिक होगा या काइनेटिक होगा या हाइपोकाइनेटिक होगा, दैट विल सिग्निफाई कि पेशेंट को इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ट्रांस ईसोफेजियल, ठीक है ना। ये ट्रांस ईसोफेजियल, ट्रांस गैस्ट्रिक व्यू। ट्रांस ईसोफेजियल के 3 व्यूज आते हैं, अपर ईसोफेजियल, मिड ईसोफेजियल एंड ट्रांस गैस्ट्रिक आता है, और एक डीप ट्रांस गैस्ट्रिक होता है। बस ख़त्म करें। आपने कहा था सिर्फ इसकी में, मैंने इनसे पूछा कि ये मेरा लंबा लेक्चर है, इसमें कम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ कंजेनिटल भी है, वेल्वुलर भी है और इस्कीमिक भी है। तो अगर आप चाहो तो तीनों करूं, अगर चाहो तो मैं एक करूं। मैडम से एक की बात हुई है तो उन्होंने कहा तीनों करा दो। तो ये तो बोलेंगे इनको थिएटर नहीं आना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम क्यों आई हैं? हो गया मैडम, हो गया, ख़त्म हो गया। तो तीनों हमने कवर कर दिया। हाँ।